अध्याय 41 उड़ना। वह पैरों को क्रॉस करके बैठा था तथा ध्यानपूर्वक गति तकनीक मंत्र को पढ़ने पर ध्यान दे रहा था तथा बार बार उसे अपने मन में दोहरा रहा था। इसकी बात करें तो फ्लैश शैडो स्टेप केवल एक गतिविधि तकनीक थी, लेकिन इसका मंत्रोच्चार काफी जटिल था। किताब पढ़ने के बाद अर्जुन को पता चला कि अब तो अंधेरा हो चुका है। क्या तुमने इसे 2 घंटे से ज्यादा देखा? अर्जुन ने उसके कंधे रगड़े और कहा, इसे याद रखना मुश्किल नहीं है। इसे समझना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है इसमें महारत हासिल करना। वह खड़ा हुआ और अपने आप से बुदबुदाया, मौसम का अंदाजा अपने पैरों के नीचे लगाते हुए। जिस क्षण फ्लैश शैडो स्टेप आर्ट ने प्रभाव डाला, अर्जुन के पैरों के नीचे के धूल के कण धीरे धीरे ऊपर की ओर तैरने लगे। वूश! अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके बाद पेंग ने भी। लानत है, उसने अपना माथा रगड़ा और पाया कि वह वास्तव में एक पहाड़ की दीवार से टकरा गया था। पहाड़ की दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें देखकर अर्जुन दंग रह गया। मेरे यहां कोई पहाड़ की दीवार नहीं है। क्या यह हो सकता है? आह! उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि आसपास का दृश्य बहुत अपरिचित था। उन्हें तुरंत याद आया कि फ्लैश स्टेप्स उनकी अधिकतम गति 500 मीटर प्रति सेकंड से 5 गुना अधिक तेज थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्लैक शार्प पर्वत श्रृंखला घने जंगलों से भरी हुई थी और उसे केवल 100 मीटर दूर चलने की जरूरत थी ताकि वह यह न देख सके कि वह पहले कहाँ गया था। हाँ, अर्जुन जमीन पर बैठ गई और जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। मेरी कृपाण अभी भी बहुत दूर है। उसने एक बार फिर छाया कदमों का प्रयोग करके उसी दिशा में आक्रमण किया जिस दिशा से वह आया था। उस समय तेजी से पीछे हटने और उसके बाद विस्फोटों की एक श्रृंखला के कारण दोनों तरफ का दृश्य धुंधला हो गया था। अर्जुन ने रुककर अपने सिर पर लकड़ी के टुकड़े उठाए और पीछे मुड़कर देखा। वह जहां से भी गुजरा वहां 1 दर्जन पेड़ टूटे हुए थे। अर्जुन ने अपना काला स्केल अपने पीछे डाला और उसे अपने भंडारण रिंग में रखने के बजाय अपनी पीठ पर उठा लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि एक मार्शल कलाकार के हथियार को समय समय पर उसके शरीर के करीब पहना जाना चाहिए। अगर यह इतने लंबे समय तक जारी रहा तो यह मार्शल कलाकार और हथियार के बीच एक भ्रामक मौन समझ पैदा करेगा। हालांकि यह काला तराजू 3 मीटर लंबा था और अर्जुन केवल 1.7 मीटर से थोड़ा अधिक लंबा था। अपनी पीठ पर चाकू के साथ वह थोड़ा असंगत दिख रहा था, लेकिन दृश्य सदमे की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपने शरीर को अवशोषित करने के लिए काले स्केल का उपयोग करने से पहले कुछ बार अपने कोण को समायोजित किया, जिससे तलवार जमीन को छूने से बच गई। फिर अर्जुन ने खुद से कहा, अगर उसने स्प्लिटिंग ब्लेड की गतिविधियों में सहयोग करने के लिए फ्लैश स्टेप्स का इस्तेमाल किया तो क्या इसकी शक्ति नाटकीय रूप से नहीं बढ़ जाएगी? यह सोचकर वह तुरंत उत्साहपूर्वक प्रयोग में लग गया। अर्जुन ने अपने दाहिने हाथ में कृपाण की मूठ पकड़ी और 10 मीटर दूर एक पेड़ पर निशाना साधते हुए कृपाण को आगे बढ़ाया। इसके तुरंत बाद वह चिल्लाया, फ्लैश शैडो! वूश! पेंग! उसकी गति बहुत तेज थी और उसका पूरा शरीर एक प्रतिरूप में बदल गया। हालांकि उसकी तलवार अभी अभी उठी थी, फिर भी वह पहले ही पेड़ के सहारे झुक चुका था। पेड़ तो नष्ट हो गया, लेकिन उसका चेहरा क्षतिग्रस्त हो गया। हाँ, अर्जुन असहाय होकर कड़वी मुस्कान के साथ बोली, शैडो फ्लैश स्टेप्स वास्तव में तेज हैं, लेकिन यह बहुत तेज है। फ्लैश स्टेप 1 सेकंड में केवल 500 मीटर था, जिससे अर्जुन के लिए 5 मीटर या 10 मीटर की छोटी दूरी तय करना बेहद मुश्किल हो गया था। यह पहली बार था कि अर्जुन को पहले से ही उच्चस्तरीय आंदोलन तकनीक विकसित करने में कठिनाई महसूस हुई। इस दुविधा को हल करने के लिए हमें बहुत सारे प्रशिक्षण से गुजरना होगा, उसने अपने कंधे रगड़ते हुए कहा। यदि वह बहुत तेज होगा तो वह अपनी प्रतिक्रिया की गति के साथ तालमेल नहीं रख पाएगा
और यदि वह अपनी प्रतिक्रिया की गति के साथ तालमेल नहीं रख पाएगा तो वह अपना लचीलापन खो देगा। अर्जुन ने अपना विशाल काला कृपाण उठाया और उसके पैरों के नीचे की धूल धीरे धीरे ऊपर तैरने लगी। एक फुफकार के साथ वह एक प्रतिबिंब में बदल गई और बाहर निकल गई। परिणामस्वरूप पूरी पर्वत श्रृंखला पेड़ों और पहाड़ों से टकराने वाले अर्जुन के निशानों से भर गई। पेंग, अय्या, पेंग, धत तेरी की, पेंग, आह, एक और टक्कर। आधी रात से लेकर भोर तक लाल सूरज पहाड़ों के बीच की दरारों से जंगल को रोशन करता रहा। अर्जुन एक पेड़ के नीचे पैर मोड़कर बैठा था। वह अपने साथ लाए मेमने के पैर को तोड़ रहा था और खाना खा रहा था, साथ ही अपने भंडारण रिंग को भी उलट पलट रहा था। फ्लैश स्टेप्स ने बहुत ज्यादा ऊर्जा और मौसम का उपभोग कर लिया है। उसने अपना मुंह पोंछा। स्टोरेज रिंग में ठीक होने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लगभग सभी स्पिरिट जड़ी बूटियां और गोलियां साफ हो चुकी थीं। हर बार जब शैडो स्टेप्स 500 मीटर की दूरी तय करता था तो वह अपने पिछले मौसम का लगभग 10वां हिस्सा खा जाता था। यह आंकड़ा अतुलनीय रूप से भयानक था। अर्जुन ने अपना सामान पैक किया और 10 मीटर दूर एक पेड़ की ओर देखने लगा। इसके बाद जब वह बाहर की ओर भागा तो उसके पैरों के नीचे से धूल उड़ने लगी और उसका शरीर एक मूर्ति में बदल गया। एक पल में दौड़ना बंद हो गया। अर्जुन ने खुद को संभाला और पीछे मुड़कर देखा कि पेड़ पहले से ही उससे 5 मीटर पीछे था। मैं 15 मीटर आगे बढ़ गया। अर्जुन ने सिर हिलाया। त्रुटि लगभग 5 मीटर पर नियंत्रित है, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। अर्जुन पालती मारकर बैठ गया, धीरे धीरे स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर में अवशोषित कर रहा था, अपने डैंटियन को अपने मौसम में परिष्कृत कर रहा था। मार्शल कलाकारों के लिए साधना का यह सबसे आम तरीका था, लेकिन अर्जुन के लिए यह थोड़ा अधिक समय लेने वाला था। मुझे आत्मिक पत्थरों की आवश्यकता है। आधे घंटे बाद अर्जुन का शरीर अंततः आदिम ऊर्जा से भर गया। उसने खुद से कहा। उसने अपना पवन पीछा करने वाला घोड़ा ढूंढ लिया और चला गया। स्पिरिट स्टोन एक अजीबोगरीब किस्म के अयस्क थे। उनमें प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा होती थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा से भी अधिक तेजी से अवशोषित होती थी। वे एक मार्शल कलाकार की ऊर्जा खपत को जल्दी से पूरा कर सकते थे, लेकिन उनकी कीमत बहुत अधिक थी। स्पिरिट पत्थरों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। दोषपूर्ण स्पिरिट पत्थर, निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर, मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थर, उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थर और शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट पत्थर। ब्लूस्टोन सिटी में एक स्पिरिट स्टोन की दुकान थी। इस दुकान में 2 मंजिलें थीं। पहली मंजिल पर खराब किस्म के स्पिरिट पत्थर बेचे जाते थे, दूसरी मंजिल पर घटिया किस्म के स्पिरिट पत्थर बेचे जाते थे और उच्च किस्म के स्पिरिट पत्थर नहीं मिलते थे। फिर भी वे स्पिरिट स्टोन अभी भी बहुत कीमती थे और काउंटर की खिड़की में रखे हुए थे। उनमें से हर एक को रत्न के रूप में बेचा गया था। एक दोषपूर्ण आत्मा पत्थर अर्जुन जैसे जियांटियन छठी परत मार्शल कलाकार के लिए मौसम को 2 बार भरने के लिए पर्याप्त था। हालांकि 500 सोने के सिक्कों के मूल्य को देखते हुए अर्जुन थोड़ा हतोत्साहित हुआ। इस समय उसकी भंडारण अंगूठी में केवल कुछ बदलाव थे और यदि वह इसे एक साथ रखता तो इसकी कीमत केवल 1300 सोने के सिक्के होती। युवा मास्टर, क्या आप दोषपूर्ण स्पिरिट पत्थर देखना चाहते हैं? वेटर ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन ने अजीब तरीके से सिर हिलाया और कहा, मुझे 2 चाहिए। साथ ही उसने मन ही मन सोचा, अगर उसे पहले पता होता तो वह अपने पास ज्यादा पैसे छोड़ जाता। पिछली बार उसने अपने दादा को लाखों सोने के सिक्के दे दिए थे और उसके पास सिर्फ इतना ही बचा था। यह खर्च करने के लिए पर्याप्त नहीं था। सिर्फ 2? क्या आपको कुछ और चाहिए? वेटर ने अपने हाथ रगड़ते हुए आग्रह किया। अर्जुन बहुत शर्मिंदा था। उसने मन ही मन सोचा, यह आदमी समझदार कैसे नहीं हो सकता? उसने कहा,
2 ही काफी हैं। ओह, क्या यह अर्जुन नहीं है? जैसे ही वह बोल रहा था, दरवाजे से एक कान फाड़ देने वाली आवाज आई। अर्जुन ने उस दिशा में जाकर देखा तो 3 18 या 19 साल के युवक दिखाई दिए। उनके चेहरे कुछ जाने पहचाने थे। जब अर्जुन ने बोलने वाले व्यक्ति को देखा तो उसे याद आया कि जब वह कुछ दिन पहले वेलकम स्ट्रीट में ली किंगचुआन से लड़ रहा था तो ये बच्चे मोहे और अन्य लोगों का पीछा कर रहे थे। अध्याय 42 अंतर्धारा। क्या? नेता ने पास आते हुए दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, युवा मास्टर अर्जुन के पास पैसे नहीं हैं? उसने केवल 2 आत्मा पत्थर खरीदे हैं? क्या यह बहुत घटिया नहीं है? अन्य 2 जोर से हंसे। हाँ भाई झांग, आप यंग मास्टर अर्जुन को कुछ कॉपर फ्लावर फूल क्यों नहीं देते? भाई झांग के नाम से मशहूर एक जियांटियन 7वीं परत मार्शल कलाकार था। उसकी उम्र में इस तरह का क्षेत्र बहुत अच्छा था। भाड़ में जाओ, अर्जुन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ अपनी सांस बर्बाद करने के मूड में नहीं हूं। अर्जुन अच्छी तरह जानता था कि क्यों लोग हमेशा उससे परेशानी ढूंढने की फिराक में रहते थे। उनके साथियों में से किसी ने भी अर्जुन पर चिल्लाने की हिम्मत नहीं की। मुख्य बात दा अर्जुन के ये 3 या 4 साल के बच्चे थे। यह स्कूल की तरह था। जब वरिष्ठ छात्रों को पता चला कि कनिष्ठ छात्र बहुत अहंकारी हैं, तो उन्होंने निश्चित रूप से उस पर कदम रख दिया क्योंकि वे इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। अपना मुंह साफ रखो। भाई झांग की मुस्कान ठंडी पड़ गई जब उन्होंने उदास स्वर में कहा, आपने इधर-उधर नहीं पूछा? कौन नहीं जानता कि मैं झांगमिंग ब्लू स्टोन सिटी में भाई मोहाई के साथ हूं? तो अर्जुन ने झांगमिंग को उदासीनता से देखा। मुझे डराने के लिए मोहे से बाहर जा रहे हो? झांगमिंग ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि मैं, भाई ली किंगचुआन, उस दिन आपको पर्याप्त नहीं सिखा पाया। अर्जुन ने उसके कंधों को गले लगाया और कहा, भले ही ली किंगचुआन अब आए, मैं उसे कष्ट दूंगी। कितनी बड़ी सांस है? झांगमिंग ने अर्जुन की नाक की ओर इशारा किया और जोर से कहा, मैं ये शब्द भाई ली को बता दूंगा। मैं इन्हें आपके लिए रखूंगा। झांगमिंग ने अर्जुन और ली किंगचुआन को एक चाल चलते हुए देखा था। वह अच्छी तरह जानता था कि वह अर्जुन का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वह केवल शब्दों से अर्जुन को अपमानित करना चाहता था। हालांकि अर्जुन इस तरह के कुत्ते के साथ बकवास करने के लिए बहुत आलसी था। उसने तुरंत धीमी आवाज में चिल्लाया, बाहर निकलो। ऐसा कहते हुए अर्जुन ने अपने दाहिने हाथ से जमीन पर थपथपाया। मौसम ने अचानक ही ताड़ की शक्ति में संघनित होकर जमीन से लगभग 1 इंच ऊपर विस्फोट कर दिया। हवा की एक लहर ने तुरंत उन तीनों को दरवाजे से बाहर धकेल दिया। वे तीनों ऐसे रेंगते हुए ऊपर आए जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। झांगमिंग चौंक गया। जियांटियन 6ठी परत? क्या आप कुछ दिन पहले जियांटियन 3री परत पर नहीं थे? आपने कुछ ही दिनों में 3 छोटे क्षेत्रों को कैसे पार कर लिया? किनारे पर वेटर ने अपना रवैया बदला और सम्मानपूर्वक कहा, यह यंग मास्टर अर्जुन है, ऐ ना? हमारी युवा मिस ने पहले ही निर्देश दिया है कि यदि यह आप हैं, तो दुकान में स्पिरिट स्टोन को इच्छानुसार लिया जा सकता है और आपको इसके लिए भुगतान नहीं करना होगा। ओह, मैं समझ गया। यह सुनकर अर्जुन ने मन ही मन सोचा कि मिस रुयान वाकई बहुत सोच समझकर काम कर रही थी। उसने वास्तव में अनुमान लगाया था कि वह स्पिरिट स्टोन का इस्तेमाल करेगी। उसने हुआंगपू कबीले की विशाल विरासत के बारे में सोचा। यह छोटा सा आत्मा पत्थर वास्तव में कुछ भी नहीं था, इसलिए वह विनम्र नहीं था। भले ही उसे 10 निम्न श्रेणी के आत्मिक पत्थर चाहिए हों। निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन दोषपूर्ण स्पिरिट स्टोन से 10 गुना ज्यादा महंगे थे और उनका प्रभाव 10 गुना ज्यादा प्रभावी था। एक निम्न श्रेणी का स्पिरिट स्टोन जियांगनान के लिए अपने डेंटियन को 20 गुना आध्यात्मिक ऊर्जा से भरने के लिए पर्याप्त था। ये 10 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर 50,000 स्वर्ण सिक्कों के बराबर थे,
जो अर्जुन के लिए 200 बार उपयोग करने के लिए पर्याप्त थे। मेरे लिए अपनी युवा मिस को धन्यवाद। अर्जुन ने स्पिरिट स्टोन को एक तरफ रख दिया और वेटर से कहा, मैं किसी और दिन उससे मिलने आऊंगा। वेटर तुरंत मुस्कुराया और कहा, आप बहुत अच्छे हैं। अर्जुन स्पिरिट स्टोन की दुकान से बाहर निकला और अपनी नज़र सड़क के उस पार घुमाई। वे तीनों सड़क के उस पार उसे लालच भरी नजरों से देख रहे थे। किसने सोचा होगा कि झांगमिंग अपना चरित्र नहीं बदलेगा और नुकसान उठाने के बाद भी इतना दबंग बनने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन तभी अर्जुन को पता चल गया कि झांगमिंग ऐसा क्यों कर रहा था, क्योंकि झांगमिंग के पीछे से एक भारी भरकम व्यक्ति बाहर आया। मोह है, अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए सोचा, इन परेशान करने वाली मक्खियों को किसी भी कीमत पर नहीं फेंका जा सकता। अर्जुन, हम फिर मिलेंगे। मोहाई ने अपने कंधों को पार किया और उसकी बाहों के बीच की मांसपेशियां ऊपर उठ गईं, जिनमें भरपूर मात्रा में ताकत थी। क्या कुछ बात है? अर्जुन ने पूछा, क्योंकि मोह ने पहले ही उन तीनों के साथ उसका रास्ता रोक लिया था। भाई है, यह बदमाश है। झांगमिंग मोह के पास खड़ा था और अपने दांत पीस रहा था। जाहिर है, ऐसा लग रहा था कि उसे कोई समर्थक मिल गया है, इसलिए उसने बाघ होने का नाटक किया। मोहैक्सिया ने अर्जुन को देखा और कहा, तुम वास्तव में एक उपद्रवी हो। तुम जहां भी जाते हो, उकसाते हो। अर्जुन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यह स्पष्ट है कि आपके कुत्ते ने ही सबसे पहले लोगों को काटा है। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप इसे उचित प्रशिक्षण दें ताकि आप उन लोगों को न काटें जिन्हें आप उकसा नहीं सकते। तुम्हारी हिम्मत मुझे कुत्ता कहने की है। झांगमिंग गुस्से में था और उसने अर्जुन के चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया। अर्जुन ने अपना बायां हाथ घुमाया, उसकी हथेली ने झांगमिंग की ओर एक अत्याचारी जियांटियन थप्पड़ मारा। पीछे हटो। मोहाई ने झांगमिंग को दूर धकेल दिया और फिर उसने अपनी हथेली भी बाहर निकाल ली। विशाल हथेली अर्जुन की हथेली से जुड़ी हुई थी। इन दोनों लोगों की हथेलियों की गति बहुत धीमी थी। सबसे खास बात थी उनकी हथेलियों में जमा हुआ मौसम। जैसे ही उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा, अर्जुन तुरंत ज्यादा सतर्क हो गया। इस मोहाई को अपनी उम्र का नंबर 1 विशेषज्ञ कहा जाता था और यह निश्चित रूप से इतना आसान नहीं होगा। दूसरी ओर, मोहाई के चेहरे पर आत्मविश्वास भरा भाव था। उसने स्पष्ट रूप से अर्जुन को खाने का फैसला कर लिया था। अंधेरे में दोनों की हथेलियों के बीच घमासान मुकाबला चल रहा था। अर्जुन ने शुरू से ही अपने प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं आंका और मोह-ई की पूरी बाह पर भयंकर और क्रूर तरीके से हमला किया। हालांकि उसके ठीक बाद उसने महसूस किया कि मोह की हथेली में एक घना और विशाल मौसम था और यह एक पहाड़ की तरह शांत था जो लगातार विपरीत दिशा में उसे निगल रहा था। आग विशेषता, अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। उसका पिछला मौसम वास्तव में मोह द्वारा दबा दिया गया था। इसके अलावा मोह का पिछला मौसम वास्तव में अग्नि गुण था और उसे मोह द्वारा इतनी उम्र तक परिष्कृत किया गया था। मोहाई भी चौंक गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक चमक उठी। तुम्हारी साधना वास्तव में बहुत बेहतर हो गई है। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, इस मोह से निपटना ली किंगचुआन से कहीं ज्यादा मुश्किल है। यह सोचकर वह अपनी ताकत बढ़ाने से खुद को रोक नहीं सका। उन्होंने मोह के खिलाफ लड़ने के लिए 5 सफलताओं की अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और एक बार फिर मोह के मूसलाधार आने वाले जियांटियन को पीछे धकेल दिया। मोहाई की अभिव्यक्ति गंभीर थी, लेकिन जब उसने अपने दाहिने हाथ को थोड़ा कांपते हुए देखा तो एक शानदार जियांटियन वापस भागा। वे दोनों चौंक गए। अर्जुन को उम्मीद नहीं थी कि मोह की ताकत उसकी पिछली उम्मीदों से कहीं ज्यादा होगी। क्या यह हो सकता है कि इस व्यक्ति की अग्नि विशेषता प्रतिभा आध्यात्मिक थी? मोहाई ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। वह देर से जियांटियन 9वें चरण में था। वह जल्द ही मूल क्षेत्र में आगे बढ़ने वाला था, लेकिन आज
वह जियांटियन छठी परत के बच्चे अर्जुन से कोई लाभ नहीं उठा सका। अर्जुन, अच्छा कदम। जैसे ही मोहाई बोला, उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने बात की, अर्जुन को स्पष्ट रूप से महसूस हो गया कि मोह का मौसम बदल गया है। फिर मोह ने एक साधना तकनीक का इस्तेमाल किया। अर्जुन को तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। मोहाई की पहली लहर के बाद मौसम की लहरें उस पर टूट पड़ी। उसने पहली लहर को नष्ट करने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन वह जानता था कि दूसरी लहर पहली लहर से भी अधिक शक्तिशाली थी। वह ऊर्जा से भरा हुआ था। अर्जुन को वास्तव में एक छिपी हुई क्षति हुई थी, और वह इसे सहन करने में लगभग असमर्थ था। कारण यह था कि यद्यपि अर्जुन के पास भी साधना पद्धति थी, लेकिन उसकी एकमात्र साधना पद्धति थंडर के 9 परिवर्तन थे। थंडर के इन 9 परिवर्तनों का उपयोग हमला करने के लिए नहीं, बल्कि दिव्य थंडर लाइटनिंग स्रोत को अवशोषित करने के लिए किया जाता था। अध्याय 43 एकांत। जब अर्जुन ने मोह की चौथी लहर को झेला, तो वह लगभग टिक नहीं पाया। अगले ही सेकंड में वह मोह द्वारा उड़ा दिया जाने वाला था। अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए और उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने तुरंत अपने शरीर से बिजली की शक्ति का एक निशान निकाला। मोहाई की अग्नि विशेषता सबसे पहले मौसम थी, साथ ही एक शक्तिशाली साधना तकनीक भी थी। हालांकि यह बेरसर्क था, ज्वलनशील बिजली की शक्ति बेरसर्क से भी अधिक बेरसर्क थी। उस क्षण बिजली की शक्ति बिजली के सांप की तरह थी, जिसने मोह की 5वीं लहर को नष्ट कर दिया, उसके बाद छठी लहर को भी। यह देखकर कि अर्जुन जीतने वाला था, मोहाई की नजरें उलझन में पड़ गईं। उसकी नजर पहले चौंक गई, फिर निर्णायक। जहां तक मोह के मौसम की बात है, जिस क्षण वह पीछे हटने वाला था, वह अचानक एक अद्भुत स्थिति में बदल गया और उसकी शक्ति तूफान की तरह वापस आ गई। युआन क्यूई, अर्जुन का दिल कांप उठा। तो मोह का पिछला मौसम वास्तव में युआन क्यूई में बदलने में सक्षम था? नहीं, यह युआन क्यूई नहीं है, यह तो मौसम से युआन क्यूई तक का एक संक्रमणकालीन चरण है। लेकिन फिर भी, इस प्रकार की अर्ध आदिम ऊर्जा और अर्ध आदिम मौसम, शुद्ध आदिम मौसम से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। यहां तक कि जब उन्होंने धीमी सी आवाज सुनी, तो अर्जुन और मोहाई दोनों 3 कदम पीछे हट गए। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उसका बायां हाथ अनियंत्रित रूप से कांप रहा था, और उसे मोह के बारे में कुछ आशंकाएं थी। जियांटियन और युआन क्यूई 2 पूरी तरह से अलग चीजें थीं। इस समय, मोहाई को पहले से ही आधे कदम के मूल दायरे में होना चाहिए था। मोहाई का दाहिना हाथ भी थोड़ा सा हिल गया। उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति अवर्णनीय थी, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि अर्जुन का मौसम इतना खराब क्यों था। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं, मोहाई सबसे पहले बोलने वाले थे। उन्होंने अर्जुन की ओर मुट्ठी बांधी और कहा, छोटे भाई अर्जुन की ताकत अथाह छिपी हुई है। उस दिन दया दिखाने और किंग चुआन को चोट न पहुंचाने के लिए धन्यवाद। ऐसा लगता है कि मोहाई ने सोचा था कि जब अर्जुन ने ली किंगचुआन से लड़ाई की थी, तो उसने जानबूझकर अपने दायरे और ताकत को छुपाया था। अन्यथा, कोई व्यक्ति कुछ ही दिनों में जियांटियन तीसरी परत से छठी परत तक कैसे पहुंच सकता था? शहर के चुनाव में, आपने अपने ही दम पर एक ही उम्र के 3 विशेषज्ञों को हरा दिया। यह बात समझ में आती है। अर्जुन ने मोह को ऐसे देखा जैसे वह किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रहा हो। उसने जवाब दिया, हम एक दूसरे हैं। भाई मोह भी असाधारण रूप से मजबूत है। मोहाई ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हमने अभी तक फैसला नहीं किया है। क्यों न हम मार्शल आर्ट्स सिटी के चयन को 20 दिनों में ही सस्पेंस में छोड़ दें? मेरा यही इरादा है। अलविदा, अर्जुन ने सिर हिलाया। वह मुड़ा और चला गया। उसे पहले ही मोह की असली ताकत का पता चल चुका था, इसलिए उसे अपनी सांस बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन इससे पहले कि अर्जुन आगे बढ़ पाता,
मोहाई ने अचानक अर्जुन की पीठ के पास कहा, लेकिन अर्जुन, मैं तुम्हें अधिक चतुराई से काम लेने की सलाह देता हूं। वह तुम्हारी महिला नहीं है। उसे उकसाओ मत। वांग जिंगयुन से जितना हो सके उतना दूर रहो। अर्जुन की पीठ एक पल के लिए रुक गई। शुरू में वह समझाना चाहता था, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद वह और वांग जिंगयुन साथ नहीं मिल सकते थे, इसलिए कोई जरूरत नहीं थी। जियांग जागीर में वापस आने के बाद अर्जुन ने उसका अभिवादन किया और जल्दी से चला गया। उसने अपने परिवार को केवल इतना बताया कि मार्शल दाओ शहर का चयन होने वाला था और वह कुछ समय के लिए एकांत में साधना करने जा रहा था। हाँ, युवा मास्टर जियांग मेरी जागीर उधार लेना चाहते हैं। हुआंगपो रुयान ने फिर से अपना प्रतिष्ठित काला घूंघट पहन लिया। हाँ, आपके मनोर में प्रशिक्षण मैदान बहुत अच्छे हैं। मैं उन्हें कुछ दिनों के लिए उधार लेना चाहता हूं, अर्जुन ने सच बताया। रुयान ने कहा, क्या आप फ्लैश शैडो स्टेप्स की खेती करना चाहते हैं? मिस रुयान बहुत स्मार्ट हैं, अर्जुन हंसा। ब्लैक शार्प याओ सेन अभियान के बाद उन दोनों के बीच संबंध बहुत परिचित हो गए। वह जागीर मूल रूप से मेरा सामान्य विश्राम स्थल था। जब रुयान बोल रही थी तो उसका स्वर थोड़ा उदास था। कुछ दिनों में मैं यूएर को कबीले में वापस लाऊंगी ताकि उसके लिए बेहतर स्वास्थ्य लाभ का वातावरण तलाशा जा सके। तो फिर जागीर आपको दे दी जाएगी, युवा मास्टर जियांग। अर्जुन दंग रह गया और बोला, मिस रुयान अब जा रही हैं? आप कुछ दिन और क्यों नहीं रुकती? रुयान अचानक खड़ा हुआ और अर्जुन यिंगेंग को प्रणाम किया। अर्जुन जल्दी से मदद के लिए आगे बढ़ा, लेकिन रुयान ने उसे रोक दिया। रुयान फुसफुसाया, युवा मास्टर जियांग, आपकी प्रतिभा के रहस्यों को उजागर करने और मेरी बहन को ठीक करने के लिए धन्यवाद। रुयान ऐसी महान दयालुता को कभी नहीं भूलेगा। हालांकि दुनिया में ऐसा कोई भोज नहीं है जो खत्म न हो। अंत में हमें अलग होना ही होगा। अर्जुन की निगाहें बहुत नरम हो गईं और उसने आह भरते हुए कहा, मिस रुयान, आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। मैं खुद लिटिल यूएर को बहुत पसंद करता हूं। भले ही आपने इसके लिए न कहा हो, मैं उसे अनदेखा नहीं करूंगा। रुयान की आंखें लाल हो गईं और उसने कहा, हाँ, मुझे पता है। अर्जुन ने एक पल सोचा और फिर कहा, मुझे अभी याद आया कि मिस रुयान और मुझे अभी भी एक दावत खत्म करनी है। क्यों न हम आज रात साथ में ड्रिंक करें? रुयान ने अपना काला घूंघट हटाया और अर्जुन की ओर देखकर मधुर मुस्कान बिखेरी। उस रात अर्जुन और लेडी रुयान शराब का आनंद लेने के लिए रात उधार लेकर मनोर में गए। अर्जुन मूल रूप से एक छोटी जगह से नहीं था और रुयान एक अमीर परिवार से था। जब वे बात करते थे तो वे दोनों वास्तव में अधिक से अधिक अटकलें लगाते थे। उन्होंने पाया कि उनके बीच बहुत सारी समानताएं थीं और हमेशा कहने के लिए अंतहीन बातें थीं। हालांकि जितना अधिक ऐसा हुआ, मिस रुयान का प्रस्थान उतना ही अधिक भावुक होता गया। रुयान, यंग मास्टर के लिए टोस्ट। रुयान ने अपना वाइन ग्लास उठाया और अर्जुन से कहा, यंग मास्टर और मैं एक ही समय में एक दूसरे से मिले थे। मुझे बस इस बात से नफरत है कि हम बहुत देर से मिले। अर्जुन ने रुयान को एक शानदार मुस्कान दी। प्राचीन लोगों के पास बादल थे और मैंने सुना है कि रात में मरना ठीक है। हालांकि यह वाक्य आपके और मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, यह मेरी वर्तमान मनःस्थिति है। शराब का गिलास पीने के बाद वे दोनों, जो पहले अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे और बातचीत कर रहे थे, चुप हो गए। रात तो नशीली थी, लेकिन शराब नशीली नहीं थी। दोनों ने सुबह तक बारी बारी से शराब पी। अंत में दोनों में से किसी को भी याद नहीं रहा कि उन्होंने क्या कहा था। भोर हो चुकी थी और अर्जुन नशे से जागा तो उसने पाया कि मिस रुयान पहले ही जा चुकी थी। अर्जुन ने बस अपना चेहरा धोया और मन ही मन सोचा, मिस रुयान कुछ ही दिनों में जा रही है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं उसके जाने से पहले उससे मिल पाऊंगा और उसे फिर से देख पाऊंगा। इस प्रकार
अर्जुन अकेले ही भूमिगत गुप्त प्रशिक्षण कक्ष में प्रवेश कर गया। 10 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन रखने के बाद उन्होंने बड़े प्रशिक्षण कक्ष में एक गहरी सांस ली और कहा, कोई बात नहीं, आपको जल्दी से फ्लैश शैडो स्टेप्स का अभ्यास करना चाहिए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके पैरों के नीचे की जमीन कांप उठी। इसके तुरंत बाद वह एक भूत सी छवि में बदल गया और बाहर निकल गया। इस समय अर्जुन को अपने दिल में बहुत दबाव महसूस हुआ, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने ब्लू स्टोन सिटी में उसी उम्र के विशेषज्ञों को कम करके आका था। मोह है की ताकत को देखने के बाद अर्जुन का दिल हमेशा से ज्यादा भारी हो गया। उसे एहसास हुआ कि मोह है के पास निश्चित रूप से एक तुरुप का पत्ता है। वह उसके साथ एक भी टकराव में अपनी पूरी ताकत कभी नहीं दिखाएगा। और मोह है जैसे अनगिनत छिपे हुए विशेषज्ञ थे, कम से कम ली किंगचुआन अभी भी अपनी ताकत का एक हिस्सा छिपा रहा था। यदि वह मार्शल आर्ट्स शहर चयन से पहले जियांटियन क्षेत्र के 7वें स्तर तक साधना कर सके तो वह अधिक आश्वस्त होगा। इस प्रकार अर्जुन दिन प्रतिदिन इस गुप्त प्रशिक्षण कक्ष में साधना कर रहा था। अध्याय 44 अकथनीय। उसने अपनी साधना का समय बहुत ही उचित ढंग से व्यवस्थित किया। एक दिन को 2 हिस्सों में विभाजित किया। इसका आधा हिस्सा फ्लैश शैडो स्टेप्स की साधना के लिए इस्तेमाल किया गया और दूसरे आधे हिस्से का इस्तेमाल अपने स्वयं के क्षेत्र की साधना के लिए किया गया। फ्लैश शैडो स्टेप्स ने स्पिरिट स्टोन को अवशोषित करने से पहले सभी शुरुआती मौसम का उपयोग किया। उनके खेती के क्षेत्रों का उन्नयन उनके द्वारा एकत्र की गई औषधीय गोलियों के साथ संयोजन में था। हालांकि इस समय के दौरान उन्हें एक बहुत गंभीर समस्या का पता चला। वह उनका पिछला क्षेत्र था जो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, इतना कि उन्हें वास्तव में जियांटियन के 6ठे चरण में एक अड़चन का सामना करना पड़ा। इस बाधा को पार करना बहुत मुश्किल था, खासकर इसलिए क्योंकि उसने बहुत सारी गोलियां खा ली थीं और उनमें उनके प्रति बहुत ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता थी। अगर वह उन्हें खाना जारी रखता तो उनका महत्व बहुत कम हो जाता। 10 दिन बाद मार्शल आर्ट्स सिटी चयन में अभी भी 10 दिन बाकी थे। उस सुंदर जागीर में अचानक एक आकृति प्रकट हुई। छाया चट्टान के पास दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल वह धुंधली हो गई और गायब हो गई। वह पहले से ही मनोर के प्रवेश द्वार पर थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और कहा, छाया चरणों का अभ्यास पूर्णता तक किया गया है। इस दिव्य ग्रेड की प्रतिभा वास्तव में अतुलनीय रूप से शक्तिशाली है। यह अफसोस की बात है कि मेरी साधना का स्तर अभी भी स्थिर है। अधिक गोलियां खाना बेकार है। मुझे अपनी साधना का स्तर बढ़ाने के लिए प्रकृति के माध्यम से साधना करनी होगी। यदि हमें समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा वाला कोई अच्छा स्थान मिल जाए तो वह उत्तम होगा। मार्शल कलाकारों के लिए अपनी साधना बढ़ाने के 3 तरीके हैं। एक है स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को स्वाभाविक रूप से अवशोषित करना, दूसरा है बेहतर प्रभाव वाली औषधीय गोलियों का सेवन करना और अंतिम है युद्ध के दौरान अपनी साधना बढ़ाना। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए सबसे अच्छा स्थान वह था जहां आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में थी। यह सोचकर अर्जुन आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। घनी आध्यात्मिक क्यूई वाले स्थान आमतौर पर आत्मा गुफाएं और आत्मा पर्वत होते थे, लेकिन वे सभी स्थान विभिन्न संप्रदायों द्वारा नियंत्रित थे। वोलोंग प्रांत में ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ऐसी जगह के बारे में कभी सुना ही नहीं था। मुझे उम्मीद है कि पिछले 10 दिनों में कुछ नई फसलें होंगी। अर्जुन ने विंड चेजिंग स्टैलियन पर कदम रखा और जियांग कबीले में वापस भाग गया। जैसे ही अर्जुन अपनी हवेली में वापस आया, उसे जियांग झोंगहुआ ने रोक लिया और भाग गया। चचेरे भाई, तुम वापस आ गए। मेरे साथ आओ, घर पर कुछ बड़ा हुआ है। क्या बड़ी बात है? अर्जुन की ने कहा। मुझसे मत पूछो। मेरे साथ रिसेप्शन हॉल में आओ और मुझे बताओ कि तुम्हारे जाने के बाद से पिछले 10 दिनों से जियांग कबीले में क्या गड़बड़ है।
जियांग झोंगहुआ चिंतित और उदास दोनों था। वह गर्म बर्तन में चींटी की तरह लग रहा था। अर्जुन अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक पाई। यह वाकई एक परेशानी भरी शरद ऋतु थी। मुसीबतें एक के बाद एक आती रहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मेरा छोटा जियांग कबीला आगे बढ़ना चाहे तो उसे इतनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़े? स्वागत कक्ष में पहुंचने पर उन दोनों को पता चला कि कबीले के सभी बुजुर्ग लोग आ चुके हैं, यहां तक कि युवा पीढ़ी के साथी भी आ चुके हैं। छोटी नान, तुम वापस आ गए। जब जियांग शोहुआ ने अर्जुन को देखा तो वह तुरंत खड़ा हो गया। क्या हो रहा है? अर्जुन ने सबको अजीब नजरों से देखा। उसने पाया कि हर कोई उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसने कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी हो। जियांग शाहुआ ने कहा, क्या हमारे जियांग कबीले ने अपना खुद का व्यवसाय फिर से शुरू करने की योजना नहीं बनाई थी? कुछ समय पहले हमने ब्लूस्टोन सिटी के कुछ बड़े आपूर्तिकर्ताओं से बड़ी मात्रा में अयस्क, कवच और स्पिरिट प्रेयरी सामग्री का ऑर्डर दिया था। हाँ, अर्जुन और भी हैरान हो गया। अगर उसका परिवार हथियार और कवच का व्यवसाय चलाना चाहता था तो उन्हें स्वाभाविक रूप से बड़ी मात्रा में कच्चा माल खरीदना होगा। जियांग शाहुआ ने बेचैनी से पैर पटकते हुए कहा, लेकिन वे सामूहिक रूप से अपने वचन से मुकर गए। उन्होंने अनुबंध के उल्लंघन के लिए भारी जुर्माना भरने में संकोच नहीं किया और अब हमें कच्चा माल उपलब्ध नहीं कराया। तो फिर क्यों? अर्जुन चौंक गया। अयस्कों और कच्चे माल के बिना वे अभी भी हथियारों के कारोबार में थे। फर और स्पिरिट प्रेयरी सामग्री के बिना वे आसानी से दुकान बंद कर सकते थे। कियान लिंगर की वजह से जियांग शाहुआ ने अर्जुन को तिरस्कारपूर्वक देखा। कियान लिंगर? वह कौन है? अर्जुन थोड़ा अचंभित था। जब जियांग शाहुआ ने यह सुना तो उसने चिंतित होकर कहा, छोटी नान, तुम बहुत मूर्ख हो। तुमने जो किया उसे क्यों भूल गई? फिर कियान कबीले ने शादी का प्रस्ताव देने के लिए लोगों को भेजा। आपको कम से कम इस बारे में हमसे बात तो करनी चाहिए ताकि हमें तैयारी के लिए कुछ समय मिल सके। कियान लिंगर, शादी का प्रस्ताव रख रही हो? अर्जुन हैरान थी। हम कहाँ जा रहे हैं? कियान लिंगर कहाँ से आई है? उसने किस तरह के चुंबन का प्रस्ताव रखा है? यह सच है। जियांग झानक्सियोंग ने जियांग शाहुआ को बीच में रोका और अर्जुन से कहा, कुछ दिन पहले आपकी कियान लिंगर से निजी तौर पर जीवन भर के लिए सगाई हो गई थी। कियान परिवार ने शादी के स्टिकर भेजने के लिए लोगों को भेजा था। उम्मीद है कि हमारा जियांग परिवार शादी का प्रस्ताव रखने आएगा। लेकिन आप यह नहीं जानते कि इस मामले ने कै जियान्युन को नाराज कर दिया है। चूंकि कै जियान्युन और कियान लिंगर बचपन के प्रेमी थे, इसलिए वह बहुत क्रोधित है। और कै जियान्युन कै बाहुआ के पोते हैं। कै बाहुआ हमारे ब्लूस्टोन सिटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बुजुर्गों में से एक हैं। इस बिंदु पर जियांग झानक्सियोंग ने आह भरी और कहा, कै बाहुआ ने धमकी दी थी कि जब तक हमारे जियांग कबीले ने अपना सिर नीचे करके अपनी गलती स्वीकार नहीं की और कियान कबीले के साथ सगाई रद्द नहीं कर दी, अन्यथा उन्होंने पहले ही बड़ी संख्या में आपूर्तिकर्ताओं से संपर्क कर लिया है। वे अनुबंध तोड़ने और अनुबंध भुगतान देने के लिए आज रात जियांग कबीले के पास आएंगे। अब से वे जियांग कबीले को कोई भी कच्चा माल उपलब्ध नहीं कराएंगे। पूरे जियांग कबीले ने आह भरी। जियांग कबीले के उत्थान का मार्ग वास्तव में कठिन था। हालांकि अर्जुन ने गहरी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, रुको, यह मामला ठीक नहीं है। मैं किसी भी कियान लिंगर को नहीं जानता और मेरे लिए उसके साथ निजी तौर पर जीवन भर का रिश्ता तय करना और भी असंभव है। क्या? जियांग कबीले के सभी लोग अचंभित थे। तो यह गलतफहमी है? महान बुजुर्ग ने राहत की सांस ली और कहा, चूंकि तुम्हारा और कियान लिंगर का उस तरह का रिश्ता नहीं है, तो चलो अपना रवैया दिखाते हैं। हम कियान कबीले से शादी नहीं करेंगे। क्या यह तय नहीं हुआ है? नहीं, यह इतना आसान नहीं है।
अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और महान बुजुर्ग के सुझाव को अस्वीकार कर दिया। महान बुजुर्ग ने उत्सुकता से कहा, क्यों नहीं? जियांग झानक्सियोंग ने कहा, वास्तव में यह काम नहीं करेगा। अगर इसकी खबर फैल गई तो यह सुनना बहुत अप्रिय होगा। अन्य लोग निश्चित रूप से सोचेंगे कि हमारा जियांग कबीला भयभीत था। सबको अचानक एहसास हुआ, यह सही है। दूसरे लोग निश्चित रूप से कहेंगे कि जियांग कबीले के लोग इतने डरे हुए थे कि उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखने की भी हिम्मत नहीं की। वे इस कबीले से अपना सम्मान खो देंगे और सभी उनका मजाक उड़ाएंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि भले ही जियांग कबीले को ब्लूस्टोन टाउन के 3 बड़े कबीलों ने दबा दिया था, लेकिन उन्होंने अपने सबसे वीरान दिनों में कभी अपना सिर नहीं झुकाया था। जियांग झानक्सियोंग हमेशा जियांग कबीले से जुड़ा रहा था। छोटी नान, जियांग झानक्सियोंग ने गंभीरता से कहा, इस मामले को अच्छी तरह से निपटाया जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, चूंकि अभी तक हमारी सगाई नहीं हुई है, इसलिए ऐसा नहीं है कि हम अपनी सगाई से मुकरने जा रहे हैं। मैं निश्चित रूप से कियान परिवार को अस्वीकार कर दूंगी, लेकिन अभी नहीं। जैसे ही उन्होंने बात की, अर्जुन ने भीड़ को गहराई से झुकाया। दादाजी, चाचा, छोटे नान ने जियांग कबीले के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। मैं इसका कारण और प्रभाव जानने के लिए कियान कबीले के पास जाऊंगा। उसके बाद अर्जुन सवालों से भरे पेट के साथ ब्लूस्टोन सिटी में कियान कबीले की ओर दौड़ा। कियान कबीला ब्लूस्टोन शहर के प्रमुख कबीलों में से एक था। यह एक शुद्ध वाणिज्यिक कबीला था। इसका मार्शल आर्ट से कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ कबीले की संपत्ति के बारे में बात करना निश्चित रूप से ब्लूस्टोन टाउन के तथाकथित 3 महान कबीलों से कहीं ज्यादा होगा। जैसे ही अर्जुन कियान कबीले में पहुंचा, उसका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पहले ही अर्जुन को अपना चाचा घोषित कर दिया था। अध्याय 45 ब्लूस्टोन मर्चेंट गिल्ड। आखिरकार अर्जुन वर्तमान में ब्लूस्टोन सिटी में सबसे हॉट मार्शल आर्ट प्रतिभाओं में से एक था। यदि कियान कबीला, एक वाणिज्यिक कबीला, जियांग कबीले से शादी कर सकता है, तो उनके लिए व्यापारी और मार्शल कलाकार दोनों होना एक अच्छी बात मानी जाएगी। जल्द ही अर्जुन ने कियान लिंगर को देखा। यह एक युवा और ऊर्जावान महिला थी। वह 17 साल की थी और उसकी नक्काशी बहुत ही शानदार थी। उसे सुंदरता का प्रतीक भी माना जा सकता है। युवा मास्टर जियांग, आप यहाँ हैं। कियान लिंगर की भौहें वसंत से भर गईं और उसने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ अर्जुन को अपने शयन कक्ष में जाने दिया। अर्जुन ने कियान लिंगर की ओर देखा, जो उसके व्यवहार से थोड़ा शर्मिंदा थी और उसे नहीं पता था कि क्यों। उसने कहा, मिस कियान, यह शादी का प्रस्ताव। कियान लिंगर की आंखें झुकी हुई थीं और उसके गाल लाल हो गए थे। उसने फुसफुसाते हुए कहा, युवा मास्टर जियांग का शहर की शुरुआत से ही प्रदर्शन बहुत आकर्षक रहा है। लिंगर को गुप्त रूप से युवा मास्टर जियांग की प्रशंसा करते हुए देखा जा सकता है। अर्जुन को समझ में नहीं आया कि हंसे या रोए, और बोली, अगर यह सब ऐसे ही होता तो बात शादी का प्रस्ताव रखने तक नहीं पहुंचती, है ना? क्या? कियान लिंगर का चेहरा पीला पड़ गया। क्या यंग मास्टर जियांग अपनी बात से पीछे हट रहे हैं? उसने चौंक कर पूछा। क्या अफसोस? मैं तुम्हें पहले नहीं जानता था, अर्जुन ने कहा। अर्जुन को आपसे एक और बात पूछनी है। मुझे मिस कियान को कै कबीले से संवाद करने और गुप्त रूप से इस गलतफहमी को सुलझाने के लिए परेशान करना होगा। अर्जुन ने बहुत स्पष्ट रूप से सोचा। इस मामले पर पीछे हटना स्पष्ट रूप से जियांग कबीले के लिए अच्छा नहीं था। यदि कियान कबीला कै कबीले के साथ इस गलतफहमी को सुलझा सकता है, तो यह माना जाएगा कि उसने कियान लिंगर और कै जियान्युन की इच्छाओं को पूरा किया है। इसके अलावा वह इन दोनों लोगों को जानता भी नहीं था, इसलिए उनके बीच कोई झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं थी। किसने सोचा होगा कि कियान लिंगर की अभिव्यक्ति इतनी बदसूरत होगी? वह हरा और फिर सफेद हो जाएगी।
वह घृणा से चिल्लाई, चूंकि यंग मास्टर जियांग मेरे प्रति निर्दयी है, इसलिए वह मेरे आत्मा पत्थरों को उपहार के रूप में क्यों स्वीकार करेगा। मेरी बेटी के परिवार ने युवा मास्टर जियांग के प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त करने की पहल की। आपने मेरी दयालुता को भी स्वीकार किया। क्या यह इस बात का संकेत नहीं है कि आप मुझे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? यह सुनकर अर्जुन के दिल में सचमुच 10,000 जानवर दौड़ रहे थे। हे भगवान, वह आत्मा पत्थर मुझे मिस रुयान ने नहीं, बल्कि कियान लिंगर ने दिया था। यह एक बड़ी गलतफहमी है। अर्जुन को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे लगा कि यह कोई दूसरी महिला है। अच्छा, एक और औरत। किसने सोचा होगा कि कियान लिंगर यह सुनकर और भी क्रोधित हो जाएगी। उसने दरवाजे की ओर इशारा किया और कहा, युवा मास्टर जियांग, कृपया चले जाए। मैं आपको नहीं भेजूंगी। अर्जुन बिना किसी कारण के आया और उसे बिना किसी कारण के कियान मनोर से बाहर निकाल दिया गया। इस मामले ने गलतफहमी पैदा कर दी और अर्जुन को पता नहीं था कि क्या कहना है। वह असहाय होकर केवल जियांग कबीले में वापस जाकर इस बारे में बात कर सकता था। इस बार अंधेरा था। जियांग जागीर में पहुंचने के बाद उसने पाया कि बड़ा स्वागत कक्ष लोगों से भरा हुआ था और शहर के राजा भी आ चुके थे। इस समय वह पहली सीट पर बैठकर जियांग झानक्सियोंग के साथ बातचीत कर रहा था। प्रभु नगर स्वामी, आप यहाँ हैं। अर्जुन ने नगर स्वामी का अभिवादन किया। हांग ज़ेन ने अर्जुन को देखा और कहा, मैंने सुना है कि ब्लूस्टोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जियांग कबीले का बहिष्कार करने जा रहा है। यह बहुत बड़ी बात है। मैं इस बार जियांग कबीले को बातचीत में मदद करने के लिए यहाँ हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या मैं उनके रिश्तों में सुधार ला सकता हूँ। हालांकि हांग ज़ेन के शब्द बदल गए और वह अचानक मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि अर्जुन ने न केवल उसी उम्र के कई मार्शल कलाकारों को नाराज किया, बल्कि उसने उसी उम्र की कई महिलाओं को भी आकर्षित किया। अर्जुन को समझ में नहीं आया कि हंसे या रोए। उसने कहा, लॉर्ड सिटी लॉर्ड, आप कब से मजाक कर रहे हैं? यह मामला हमारे जियांग कबीले के जीवन और मृत्यु से जुड़ा है। ब्लूस्टोन टाउन के 3 बड़े कबीले जियांग कबीले को दबाने में सक्षम थे, लेकिन अगर ब्लूस्टोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जियांग कबीले की स्थापना करना चाहता था, तो यह वास्तव में एक बड़ी बात थी। हांग ज़ेन भी गंभीर हो गया। मैं आपको सुलह कराने में मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि उस बूढ़े आदमी के बाहुआ का गुस्सा बेहद खराब है। मुझे डर है कि वह जियांग कबीले को आसानी से नहीं छोड़ेगा। ब्लू स्टोन मर्चेंट गिल्ड के एल्डर के यहाँ हैं। इसके तुरंत बाद लोगों का एक बड़ा समूह अंदर आया। उनका नेतृत्व ब्लूस्टोन मर्चेंट गिल्ड के बुजुर्गों में से एक कै बाहुआ कर रहे थे। कै बाहुआ के अलावा एक सुंदर युवक था और यह व्यक्ति कै बाहुआ का पोता कै जियान्युन था। वहां उपस्थित सभी लोग उनका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए, यहां तक कि स्वयं नगरपाल भी खड़े हो गए। हालांकि कै बाहुआ इतना शक्तिशाली था कि उसने भीड़ को नजरअंदाज कर दिया और बिना बगल देखे सीधे रिसेप्शन हॉल के सबसे गहरे हिस्से में चला गया। जियांग कबीले के किसी व्यक्ति ने जल्दी से एक मुख्य सीट जोड़ दी। कै बाहुआ ने नाक सिकोड़ी और अपनी सुनहरी कृपाण के साथ बैठ गया। कै बाहुआ का अनुसरण करने वाले लोगों का बड़ा समूह ब्लू स्टोन सिटी में विभिन्न क्षेत्रों से कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता थे। लोगों का यह समूह उसे लालच भरी नजरों से देख रहा था और जियांग कबीले को बिल्कुल भी अच्छी नजर से नहीं देख रहा था। तुम अर्जुन हो? कै बाहुआ के कुछ कहने से पहले ही उसके पोते कै जियान्युन ने अचानक अर्जुन की ओर इशारा करके कहा। वह एक उच्च पदस्थ व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा था जो अपने नौकर की ओर इशारा कर रहा हो। जब कै जियान्युन ने अर्जुन की ओर इशारा किया तो उसका दिल गुस्से से भर गया। उसने कहा, मैं अर्जुन हूं। कै जियान्युन का चेहरा उदास था जब उसने कहा, कितनी शक्तिशाली उपस्थिति है। मैंने सुना है कि आप कुछ दिन पहले मोहे
की महिला को छूना चाहते थे और सड़क पर उसके साथ झगड़ा भी किया था। क्या तुम पीटे जाने से डर रहे हो और तुम मेरी औरत को छूने के लिए घूम रहे हो? अर्जुन, एक मार्शल कलाकार के रूप में, अगर तुम मार्शल आर्ट को ठीक से नहीं सीखते हो तो तुम पूरे दिन खेलते रहते हो। तुम किस तरह के आदमी हो? ये शब्द सुनने में बहुत अप्रिय थे। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अपना मुंह साफ रखो। यह मामला। क्या जियान्युन ने अपने हाथ की एक लहर के साथ अर्जुन को बाधित किया और चिल्लाया, आप मोह को भड़काने की हिम्मत नहीं करते हैं, लेकिन आप मुझे भड़काने की हिम्मत करते हैं? अर्जुन, आप अंधे हैं। मोहाई वास्तव में इस आयु वर्ग में नंबर 1 विशेषज्ञ हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेरी ताकत को दूसरे स्थान पर रखा जा सकता है। इसके अलावा, मोह इस शहर का एकमात्र विशेषज्ञ है और मैं, कै जियान्युन, उससे कहीं अधिक व्यापक नेटवर्क रखता हूं। मोह। कै जियान्युन ने अर्जुन की नाक की ओर इशारा किया और चिल्लाया, मानो या न मानो, अगर मैंने यह वाक्य छोड़ दिया तो वुडाओ शहर की उम्र के सभी लोग मेरे आदेश को सुनेंगे और तुम्हें एक साथ मार देंगे। मूल रूप से अर्जुन कबीले के भविष्य के बारे में चिंतित था और कुछ अच्छा कहना चाहता था, लेकिन अब जब कै जियान्युन कुत्ते की आंख से उस पर भौंक रहा था तो वह अपने दिल को महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। अर्जुन क्रोधित हो गया और धीमी आवाज में बोला, क्या ऐसा है? अपने घोड़े ले आओ और मैं तुम्हारा मुझे नष्ट करने का इंतजार करूंगा। ठीक है, कै जियान्युन ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घुटने टेक कर दया की भीख मांगोगे। ठीक है, ठीक है। हांग ज़ेन जल्दी से सब कुछ ठीक करने के लिए बाहर निकल आया। उसने हंसते हुए कहा, युवा लोग जोश से भरे होते हैं। सभी लोग अपना गुस्सा दबा लें। अगर आपको कुछ कहना है तो आप धीरे धीरे बोल सकते हैं। बूढ़े मास्टर कै, हांग ज़ेन ने कै बाहुआ को देखा और कहा, आप बहुत बूढ़े हैं, ज्यादा नाराज मत होइए। बस युवक के मामले उस युवक पर ही छोड़ दीजिए। आप इतने सारे लोगों को इधर उधर करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हर कोई पैसे के लिए व्यापार कर रहा है। अगर कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में आप बैठकर बात नहीं कर सकते तो आपको हंगामा क्यों करना है? कै बाहुआ मुस्कुराया और कहा, लॉर्ड सिटी लॉर्ड सही कह रहे हैं। फिर मैं उनके जियांग कबीले के साथ अच्छी बातचीत करूंगा। पैट्रियार्क जियांग। कै बाहुआ की नजर जियांग झानक्सियोनग पर पड़ी। जियांग झानक्सियोनग ने थोड़ा सिर हिलाया, एल्डर कै। कै बाहुआ ने कप का ढक्कन उठाया और कहा, मेरे पास आपके लिए 2 विकल्प हैं। अध्याय 46 शब्दों का द्वंद्व। सबसे पहले, आपके अच्छे पोते अर्जुन को अभी मेरे पोते से माफी मांगने दें। साथ ही जियांग कबीले को सबके सामने शपथ लेनी चाहिए कि वे फिर कभी कियान लिंगेर पर प्रहार करने के बारे में नहीं सोचेंगे। जियांग झानक्सियोंग एक प्रथम श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट था और उसका गुस्सा किसी युवा से ज्यादा बुरा नहीं था। वह तुरंत जोर से हंसा, दूसरा वाला। कै बाहुआ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, दूसरी बात, आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं कि अब से पूरे ब्लू स्टोन सिटी में आपके जियांग कबीले के लिए कोई जगह नहीं होगी। हा, अर्जुन गुस्से से हंसा और चिल्लाया, मैंने दूसरा विकल्प चुना है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरे जियांग कबीले को ब्लू स्टोन सिटी से कैसे बाहर निकालोगे। ऐसा मत कहो कि मेरे और कियान लिंगर के बीच कुछ नहीं है। अगर कुछ है भी तो हमारे जियांग कबीले में आकर बेतहाशा हरकतें करने की तुम्हारी बारी नहीं है। जियांग झानक्सियोंग ने खड़े होकर अर्जुन की ओर सिर हिलाया और अर्जुन की राय के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया, भले ही इसके लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी हो। छोटी नान। हांग ज़ेन अचानक खड़ा हुआ और बोला, आवेगपूर्ण मत बनो। चलो अच्छी बातचीत करते हैं। नगरपाल, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। कै बाहुआ भी खड़ा हो गया। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, ठीक है। मैं आपके नौजवान की इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं कि वह इतना गुस्सैल और साहसी है।
उसने मुझसे ऐसे बेहुदे शब्द कहने की हिम्मत की। हालांकि मैं आपको सलाह देता हूं कि बोलने से पहले अपने दिमाग की जांच कर ले और अपना वजन कुछ किलोग्राम और कुछ टैल माप ले। चलो भी। तुरंत ही 8 आपूर्तिकर्ता भीड़ से बाहर निकल आए। 8 आपूर्तिकर्ताओं ने अपनी मुट्ठी बांध ली और एक ही समय में जियांग झानक्सियोंग की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, कबीले के मुखिया जियांग, मुझे माफ करें। यह कच्चे माल का व्यापार अनुबंध है जिस पर हमने जियांग कबीले के साथ हस्ताक्षर किया है। 8 लोगों ने 8 अनुबंध सौंपे। आपूर्तिकर्ताओं में से एक ने दूसरों की ओर से कहा, आज हम इस अनुबंध को तोड़ देंगे। हम निश्चित क्षतिपूर्ति का कम से कम 1% भुगतान करेंगे और भविष्य में आपका जियांग कबीला हमारे साथ व्यापार करने के बारे में नहीं सोचेगा। हम अब जियांग कबीले से किसी भी सहयोग के इरादे को स्वीकार नहीं करेंगे। वहां मौत जैसा सन्नाटा छा गया। हर कोई असहाय होकर देख रहा था। 8 आपूर्तिकर्ताओं ने मौके पर ही अनुबंध को फाड़ दिया, बर्फ की तरह फाड़ दिया और पूरे आसमान में फेंक दिया। यह सिर्फ उन 8 की बात नहीं है, कै बाहुआ ने व्यंग्य किया और हाथ हिलाया। आज 8 आपूर्तिकर्ताओं के अलावा मुझे ब्लू स्टोन सिटी के सभी प्रमुख और सम्मानित आपूर्तिकर्ता भी मिल गए हैं। आपूर्तिकर्ताओं के समूह ने एक के बाद एक अपना रुख व्यक्त करते हुए कहा, हम ओल्ड मास्टर कै के निर्देशों का पालन करते हैं और भविष्य में जियांग परिवार के साथ कोई सहयोग नहीं करेंगे। कैसा है? कै बाहुआ ने जियांग झानक्सियोंग की ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें इसका पछतावा है? मेरे पीछे फिर से आओ। मेरे पीछे फिर से आओ। अर्जुन ने अपने दादा जियांग झानक्सियोंग की ओर दोषी भाव से देखा। हालांकि जियांग झानक्सियोंग जोर से हंसा, अफसोस? मैं, जियांग झानक्सियोंग, ने कभी इसका पछतावा नहीं किया है। चूंकि आप मेरे पोते अर्जुन के दुर्भाग्य का पता लगाने आए हैं, इसलिए मैं, जियांग झानक्सियोंग, आपके साथ बर्बाद करने के लिए अपने सभी पारिवारिक व्यवसाय का बलिदान कर दूंगा, तो क्या नुकसान है? पापा। दरवाजे के बाहर से तालियों की आवाज आई, उसके बाद जोरदार और शक्तिशाली नारा लगा, बूढ़े मास्टर जियांग बहुत साहसी हैं। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। सभी ने एक साथ दरवाजे की ओर देखा और देखा कि लोगों का एक और समूह सिर ऊंचा करके अंदर आ रहा है। उसके सामने 2 लोग थे, एक पुरुष और एक महिला। वह आदमी लगभग 70 या 80 साल का था और उसका चेहरा लाल हो गया था। उसका स्वभाव निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जिसे वह लंबे समय तक उच्च पदों पर रहने के बाद ही विकसित कर सकता था। जहां तक उस महिला का सवाल है, वह वास्तव में मिस रुयान। अर्जुन की आंखें चमक उठीं और उसने पूछा, आप यहां क्यों हैं? वह महिला वास्तव में रुयान थी और उसके पीछे से एक छोटी सी परछाई चंचल सी दिखाई दी। भाई अर्जुन, छोटा युएर आपसे मिलने आया है। अर्जुन अपनी हंसी रोक नहीं सका। ठीक है, बड़े भाई बाद में लिटिल युएर को एक मीठा फल खिलाएंगे। सचमुच? मैं 10 खाना चाहता हूं। छोटी युएर की प्यारी आंखें चौड़ी हो गईं। वे एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन बाकी लोग थोड़े हैरान थे। बूढ़े मास्टर डुआन, कै बाहुआ बहुत खुश हुआ और जल्दी से रुयान के बगल में बैठे बूढ़े आदमी से बोला, तुम यहां क्यों हो? हाँ, मेरे यहां रहते हुए जियांग कबीले से निपटना काफी है। मुझे तुम्हें व्यक्तिगत रूप से आने के लिए परेशान करने की जरूरत नहीं है। आपूर्तिकर्ताओं ने जल्दी से अपनी मुट्ठियां बंद की और झुककर कहा, बूढ़े मास्टर डुआन। जब वह बोल रहा था, कै बाहुआ ने भी रुयान को देखा। उसके तुरंत बाद उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। बाकी सभी ने वही विवरण देखा जो कै बाहुआ ने देखा था। ओल्ड मास्टर डुआन फॉर्च्यून गैदरिंग पैवेलियन के प्रमुख थे और ब्लूस्टोन मर्चेंट गिल्ड के वरिष्ठ भी थे। वह एक बुजुर्ग थे। कै बाहुआ जैसे बुजुर्ग नहीं। सभी के चेहरे पर जो परिवर्तन आया, वह यह था कि ओल्ड मास्टर डुआन वास्तव में रुयान से आधा कदम पीछे हट गया था। क्या इसका मतलब यह नहीं है
कि इस महिला का दर्जा ओल्ड मास्टर डुआन से भी ऊंचा है। यद्यपि चेहरे पर काले घूंघट वाली रहस्यमयी महिला की पहचान से हर कोई हैरान था, लेकिन वे सभी इस बात पर सहमत थे कि इस बार जियांग कबीला वास्तव में मरने वाला था। इस बार कै बाहुआ ने ओल्ड मास्टर डुआन को बाहर कर दिया था। चाहे जियांग कबीला कितना भी सक्षम क्यों न हो, उन्हें आज्ञाकारी रूप से लेटना ही था। इस समय बूढ़ा आदमी कै बाहुआ को देखकर मुस्कुराया और अपनी मुट्ठियां भींच ली। बड़े कै, बहुत समय हो गया मिलते हुए। हालांकि इस बार यह बूढ़ा आदमी जियांग कबीले को दंडित करने के लिए यहाँ नहीं है। मैं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का सभी से परिचय करवाना चाहता हूँ। बूढ़े मास्टर डुआन ने एक और आधा कदम पीछे हटकर अपना हाथ रुयान की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह व्यक्ति हमारे बैकस्टेज मालिक हुआंगपू कुलीन परिवार की एक महत्वपूर्ण हस्ती मिस रुयान है। ओह, तो यह मिस रुयान है। कै बाहुआ ने मुस्कुराने की पूरी कोशिश की और जल्दी से रुयान का अभिवादन किया, लेकिन उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से आश्चर्य का एक अजीब सा भाव था। बहुत से लोग जो इतने ऊंचे पद पर नहीं थे, वे हुआंगपू अभिजात वंश शब्द का अर्थ नहीं जानते थे। हालांकि कै बाहुआ ने इसके बारे में सुना था। वह जानता था कि हुआंगपू अभिजात वर्ग का कबीला ब्लू टाइड महाद्वीप और यहाँ तक कि 9 फिर्मामेंट्स महाद्वीप में एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली अस्तित्व था। हालांकि कै बाहुआ यह नहीं बता सका कि हुआंगपू कुलीन कबीला कितना शक्तिशाली था। उसने इसके बारे में सिर्फ सुना था। घटनास्थल पर मौजूद सभी सप्लायरों ने रुयान के प्रति गुप्त और सम्मानजनक रवैया बनाए रखा। उन्हें हुआंगपू अभिजात वर्ग के कबीले के बारे में पता नहीं था, लेकिन वे रुयान के प्रति ओल्ड मैन डुआन के रवैये को देख सकते थे। रुयान ने काले घूंघट की ओट से हल्के से कहा, एल्डर डुआन, क्या आप यहां बोलने का अधिकार मुझ पर छोड़ सकते हैं? बूढ़े मास्टर डुआन मुस्कुराए और गहराई से झुके, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। इतने गहरे प्रणाम से सभी के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। नगर के स्वामी रुयान धीरे धीरे सिंहासन की मुख्य सीट की ओर चला गया। हंग झेन जोर से हंसा, मिस रुयान, कृपया बैठ जाइए। बोलते समय उसने चुपके से अर्जुन की ओर देखा और मन ही मन सोचा कि इस बार जियांग वंश बच गया है। भाई अर्जुन, तुम लोग क्या कर रहे हो? चलो कुछ फल खाते हैं। छोटी युएर अर्जुन के पास उछल कूद कर रही थी और अपने छोटे हाथ से अर्जुन के कपड़ों के कोने को खराब तरीके से खींच रही थी। अर्जुन ने लिटिल युएर के बालों को छुआ और कहा, युएर, अच्छा रहो। बड़ा भाई तुम्हें बाद में वहां ले जाएगा। मिस रुयान खुद आई हैं। मैं वास्तव में आप जैसा नहीं बन सकता, कै बाहुआ ने रुयान से सम्मानपूर्वक कहा। उसके बगल में कै जियान्युन ने गर्व से अपना सिर उठाया। उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से कह रही थी, देखो, मेरे दादाजी का चेहरा बहुत अच्छा है। उन्होंने मिस रुयान जैसे महान व्यक्ति को आकर्षित किया था। रुयान ने भावशून्यता से कहा, बेशक आप इसे वहन नहीं कर सकते। कै बाहुआ दंग रह गया, लेकिन उसने अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। अध्याय 47 महान सहायक। रुयान ने अपना सिर घुमाकर जियांग झानक्सियोंग की ओर देखा और मुस्कुराए। बूढ़े मास्टर जियांग और भी मजबूत होते जा रहे हैं। अभी अभी उनके वीरतापूर्ण शब्दों ने रुयान को उनकी बहुत प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। आपके यहाँ आने से जियांग कबीला निश्चित रूप से भविष्य में प्रमुखता हासिल करेगा। यह पहली बार था जब जियांग झानक्सियोंग ने रुयान को देखा था। इससे पहले कि वह समझ पाता कि यह महिला कहाँ से आई है, उसने विनम्रता से कहा, तुम मेरी चापलूसी कर रही हो। इस समय घटनास्थल पर माहौल फिर से बदल गया। हर किसी को कै बाहुआ और जियांग झानक्सियोंग के प्रति रुयान के अलग अलग रवैये से कुछ अलग दिखाई दे रहा था। मिस रुयान ने जियांग झानक्सियोंग को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आपको देखकर मुझे पता चला कि अर्जुन इतना उत्कृष्ट क्यों है। जैसे ही वह बोल रही थी, रुयान ने अपना हाथ हिलाया और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एल्डर डुआन ने आदरपूर्वक कागजों का एक ढेर उन्हें सौंप दिया।
रुयान हाथ में कागज लेकर खड़ी हो गई और आठों आपूर्तिकर्ताओं की ओर देखते हुए बोली, अभी अभी आप ही थे जिन्होंने जियांग परिवार के साथ अनुबंध फाड़ दिया था। उन आठों सप्लायर प्रतिनिधियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें नहीं पता था कि उससे कैसे निपटना है, इसलिए वे केवल सिर हिलाकर हाँ कह सकते थे। रुयान उसके चेहरे पर जरा सी भी मुस्कान नहीं देख पाई। उसने अपने हाथ में लिए कागज के पन्नों को पलटते हुए उदासीनता से कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके 8 कुलों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सभी सीमाएं हमारे हुआंगपू अभिजात वर्ग के कबीले से किराए पर ली गई हैं। इसके साथ ही आप जो भी कच्चा माल थोक में खरीदते हैं वह सब हमारे हुआंगपू अभिजात वर्ग कबीले से आता है। हाँ, एक सप्लायर प्रतिनिधि ने एक पल के लिए हिचकिचाहट की। दरअसल उन्होंने इसे ओल्ड मास्टर डुआन से किराए पर लिया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि ओल्ड मास्टर डुआन रुयान के अधीनस्थ थे। लंबे समय के बाद ये आपूर्तिकर्ता ओल्ड मास्टर डुआन के चैनल बन गए, जो दूसरे प्रांतों से कच्चा माल खरीदते थे। दूसरे शब्दों में, रुयान उनकी शीर्ष आपूर्ति श्रृंखला थी। हाँ, जब ऐसा है तो यह आसान होगा। रुयान की आंखें अचानक तेज हो गईं। उसने अपने हाथ में कागज फैलाया और कहा, यह आपके लीज एग्रीमेंट है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके दाहिने हाथ से युआन क्यूई की एक भयंकर गेंद फूट पड़ी। वह युआन क्यूई लपटों में बदल गई और तुरंत 8 अनुबंधों को जलाकर राख कर दिया। उसने ऊपर से 8 लोगों को देखा। अनुबंध अभी अभी उसके द्वारा जलाया गया था और फिर उसने 8 और सोने के सिक्के भंडारण कार्ड खो दिए। उसने कहा, मैंने पट्टा जला दिया है और मैं भविष्य में इसे खरीदने के लिए आपको कोई चैनल प्रदान नहीं करूंगी। अपना जुर्माना लो और ब्लू स्टोन सिटी से बाहर निकल जाओ। 8 आपूर्तिकर्ताओं के चेहरे अचानक बदल गए। वे सभी दुखी लग रहे थे और लगभग रोने लगे। भाड़ में जाओ, रुयान ने हल्के से एक शब्द बोला। उसका दाहिना हाथ नीचे दबा और एक भयंकर आभा बाहर निकली, जिसने 8 सप्लायरों को दरवाजे से बाहर उड़ा दिया। जियांग कबीले में हर कोई बहुत खुश था। और तुम लोग, रुयान ने ओल्ड मास्टर डुआन से अनुबंधों का एक मोटा ढेर लिया और कै बाहुआ के पीछे चल रहे अन्य आपूर्तिकर्ताओं पर अपनी नजर घुमाई। सभी आपूर्तिकर्ता बुरी तरह डर गए। रुयान ने कहा, आप क्या कबीले की मदद करने और साथ में जियांग कबीले को दबाने आए हैं? यह अच्छी बात है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके 10 में से 9 कच्चे माल हमारे हुआंगपू कबीले से खरीदे गए थे। न्यानजाई, तुम लोग यहां सिर्फ तमाशा देखने आए हो। चलो, हम तुम्हें कच्चे माल की आपूर्ति आधी कर देते हैं। हम देखेंगे कि 3 महीने में तुम कैसा प्रदर्शन करते हो। आप समझे कि मेरा आशय क्या है? मैं समझ गया। आपूर्तिकर्ताओं ने अपना ठंडा पसीना पोंछा और बार बार सिर हिलाया। उसके प्रदर्शन को देखते हुए वे क्या देख रहे हैं? जियांग कबीले के प्रति उसके रवैये से यह स्पष्ट था कि अगर किसी ने जियांग कबीले के लिए चीजें मुश्किल बनाने की हिम्मत की तो उनका भाग्य निश्चित रूप से अभी के 8 आपूर्तिकर्ताओं की तरह ही दयनीय होगा। तब रुयान की नजर बाईं ओर झुकी और कै बाहुआ पर पड़ी। इस समय कै बाहुआ अचंभित था और उसने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। उसने सोचा था कि ओल्ड मास्टर डुआन और रुयान उसकी मदद करने के लिए यहां आए हैं, लेकिन किसने सोचा होगा कि वे जियांग कबीले के लिए खड़े होंगे। इससे भी ज्यादा अप्रत्याशित बात यह थी कि रुयान एक कील था। सख्त कील। उसने एक ही लात से कील ठोक दी। रुयान ने कै बाहुआ को देखा और कहा, ब्लू स्टोन मर्चेंट गिल्ड की स्थापना का आधा श्रेय एल्डर डुआन को जाता है। हाँ, हाँ, कै बाहुआ ने जल्दी से सिर हिलाया। रुयान ने कहा, ऐसा लगता है कि आप बहुत लंबे समय से एक बुजुर्ग के पद पर बैठे हैं। क्या आप अपनी पहचान और जिम्मेदारियां भूल गए हैं? किसी कबीले को दबाने के लिए निजी शक्ति का उपयोग करना? हाँ, यह वास्तव में प्रभावशाली है। मेरी राय में
मिस रुयान की आंखें अचानक ठंडी हो गई जब उसने कहा, आपको जियांग झानक्सियोंग और जियांग कबीले के मुखिया को बड़े का पद देना चाहिए। कै बाहुआ अपनी सीट पर गिर पड़ा, उसका पूरा चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था। दृश्य पूरी तरह से शांत था और यहां तक कि शहर का स्वामी भी हैरान था। उसने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि रुयान, एक कमजोर महिला, इतनी निर्णायक और निर्दयी तरीके से और इतनी तेजी से काम करेगी। यह कै बाहुआ की आवाज आंसुओं से भरी हुई थी। अगर वह अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक बुजुर्ग नहीं होता तो उसकी वर्तमान स्थिति बहुत कम हो जाती। क्यों? रुयान ने उदासीनता से कहा, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों। क्योंकि यंग मास्टर अर्जुन जियांग मेरे उपकार करता है। रुयान का चेहरा एक मोटी मुस्कान में बदल गया। उसने अर्जुन को देखा और कहा, जो कोई भी यंग मास्टर जियांग को भड़काने की हिम्मत करता है वह मुझे भड़काएगा, और जो कोई मुझे भड़काएगा मैं उसे दंड दूंगा। उस जगह पर किसी ने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की कि रुयान सचमुच एक वज्रपात थी। जो कोई भी उसके माथे को छूने की हिम्मत करता वह फट जाता। रुयान ने भीड़ के चारों ओर देखा, क्या कोई और है जो जियांग कबीले से निपटना चाहता है? वहां पूरी तरह से सन्नाटा था। रुयान ने सिर हिलाया, चूंकि ऐसी कोई बात नहीं है तो आप अभी भी क्यों रुके हुए हैं? हाँ, मिस रुयान, ओल्ड मास्टर जियांग, हमारे पास अभी भी कुछ काम हैं जिन पर ध्यान देना है। हम जल्द ही यहां रहने आएंगे। कई सप्लायर घबरा गए और भाग गए। अर्जुन खुद को रोक नहीं सका और रुयान को अंगूठा दिखाया और मन ही मन सोचा, कमाल है, यह तो कमाल है। उसने रुयान को पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। आमतौर पर रुयान अर्जुन की ओर मुस्कुराता था और अतुलनीय रूप से दोस्ताना लहजे में बात करता था। हालांकि मॉल एक युद्ध के मैदान की तरह था। एक बार जब वे मॉल में पहुंचे तो रुयान को तुरंत एक अलग व्यक्ति की तरह महसूस हुआ। बेशक उनका आत्मविश्वास और निर्णायकता भी हुआंगपू कबीले की मजबूत नींव से आई थी। शॉपिंग मॉल युद्ध के मैदान के समान ही था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें बोलने का अधिकार था। पुराने हीरो जियांग, रुयान ने जियांग झानक्सियोंग को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि आप एक मार्शल आर्टिस्ट हैं और आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स को मैनेज करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। तो गिल्ड लीडर का पद अभी भी आपका है, लेकिन आप अस्थायी रूप से सफलता पाने में मदद के लिए किसी की सिफारिश कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, मिस रुयान, जियांग झानक्सियोंग ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, बड़े भाई, आपको पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एल्डर का पद संभालना चाहिए। महान बुजुर्ग को बिजली का झटका लगा। बूढ़ा आदमी बहुत देर तक स्तब्ध रहा, लेकिन उसकी आंखें अभी भी लाल थीं। उसने जियांग झानक्सियोंग को प्रणाम किया, दूसरे भाई, हमने पहले भी जियांग कबीले के साथ ऐसा ही व्यवहार किया था, लेकिन फिर भी आप। जियांग झानक्सियोंग ने अपना हाथ हिलाया और कहा, अतीत का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सभी जियांग कबीले से खून बह रहा है। हमारी हड्डियां और स्नायु टूट गए हैं। हाँ, महान बुजुर्ग मुस्कुराया। उसका दिल उसके दिल की गहराई से लौट आया। उसे दृढ़ विश्वास था कि भविष्य में चाहे जो भी हो, वह जियांग कबीले का सदस्य ही पैदा हुआ था और मृत्यु भी जियांग कबीले का भूत थी। अध्याय 48 रात्रि हड़ताल। जियांग झानक्सियोंग के कार्यों ने न केवल उन सभी कबीले के लोगों को प्रभावित किया जो अभी अभी लौटे थे, बल्कि उन्हें यह भी महसूस कराया कि वे वास्तव में वापस आ रहे हैं। उन्हें जियांग झानक्सियोंग द्वारा बहिष्कृत नहीं किया गया था, बल्कि उन्हें ईमानदारी से रिश्तेदारों के रूप में स्वीकार किया गया था। छोटे भाई नान, यह सब तुम्हारा धन्यवाद है। इस समय जियांग झोंगहुआ और उसी उम्र की कई अन्य बहनों को अर्जुन के प्रति अपनी शिकायतों से राहत मिली। अर्जुन मुस्कुराए और कहा, वे सभी परिवार के सदस्य हैं। आपका स्वागत है। मिस रुयान नीचे आईं और अर्जुन से बोली, युवा मास्टर जियांग,
मुझे कुछ कहना है। क्या हम बाहर बात करें? ठीक है। अर्जुन ने सिर हिलाया और मिस रुयान और लिटिल यूएर के साथ बाहर चली गई। दरवाजे के बाहर रुयान ने अर्जुन की आंखों में हल्की मुस्कान के साथ देखा, लेकिन एक शब्द भी नहीं कहा। अर्जुन को लगा कि यद्यपि उसकी आंखों में मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान ने उसे कुछ असहज महसूस कराया। मिस रुयान, अगर आपको कुछ कहना है तो कह दीजिए, अर्जुन ने अजीब तरीके से कहा। रुयान ने अर्जुन को गहराई से देखा और कहा, मैंने सुना है कि आपकी सगाई कियान परिवार की बेटी से हो गई है। अर्जुन दंग रह गया और कड़वाहट से मुस्कुराया, यह सिर्फ एक गलतफहमी है। मैं तो कियान कबीले की बेटी को भी नहीं जानता। ओह, मैं समझ गया। रुयान की मुस्कुराहट नहीं बदली, लेकिन उसका स्वर शांत लग रहा था। इस समय अचानक आसमान में तेज हवा चली। विशाल पंखों के जोड़े ने आसमान को ढक लिया और सूरज को ढक लिया। तेज हवा की आवाज सुनकर स्वागत कक्ष में बैठे जियांग परिवार के सदस्य, जिनमें नगर स्वामी भी शामिल था, एक साथ बाहर भागे। सबने आसमान की तरफ देखा तो आसमान में अंधेरा छा गया था। रात के आसमान में विशालकाय काले पंखों के जोड़े बेहद चौंकाने वाले दिखाई दे रहे थे। एक उड़ता हुआ राक्षसी जानवर, नगर के स्वामी की पुतलियां सिकुड़ गईं। वे बहुत बड़े उड़ने वाले राक्षसी जानवर थे। वे धीरे धीरे ऊंचे बादलों से नीचे उतरे। कुछ उड़ने वाले राक्षसी जानवरों ने तो अपनी नाक भी तोड़ ली और अपने मुंह और नाक से आग की लपटें उगल दी। ऐसा लग रहा था जैसे काले बादल जल गए हों। एक दर्जन से ज्यादा उड़ते हुए राक्षसी जानवर बीच हवा में रुक गए। उन सभी राक्षसी जानवरों के चेहरे डरावने और चौंकाने वाले थे, और उनमें से हर एक के पास एक राक्षसी आभा थी जो आकाश और सूरज को ढक रही थी। यह वास्तव में स्वर्गीय युआन क्षेत्र के विशेषज्ञ के समान था। हिस, सभी ने ठंडी हवा में सांस ली। ये उड़ने वाले राक्षसी जानवर कहाँ से आए? अगर वे एक साथ तबाही मचा दें, तो वे निश्चित रूप से 1 घंटे के भीतर पूरे ब्लूस्टोन शहर को नष्ट कर सकते हैं। मिस, अब समय हो गया है, बूढ़े मास्टर डुआन ने किनारे से आदरपूर्वक कहा। रुयान की आंखों में उदासी की झलक दिखाई दी। उसने सबके चेहरों पर मुस्कान लाकर कहा, सब लोग घबराए नहीं। ये मेरे कबीले के लोग हैं जो मुझे लेने आए हैं। जब अर्जुन ने यह सुना तो उसने आह भरते हुए कहा, क्या अब हम जा रहे हैं? रुयान की आंखें लाल हो गईं और उसने अर्जुन की ओर मुट्ठी बांधते हुए कहा, युवा मास्टर जियांग, हमारे बीच अवश्य ही अलगाव होना चाहिए। बस आज की विदाई है, पहाड़ बहुत दूर है। मुझे आश्चर्य है कि हम फिर कब मिलेंगे। युवा मास्टर 10 दिनों में शहर के चयन में भाग लेंगे। उस समय वह निश्चित रूप से मार्शल आर्ट संप्रदाय द्वारा चुने जाएंगे और ब्लूस्टोन सिटी छोड़ देंगे। इस तरह मिलने का दिन और भी दूर है। आकाश और पृथ्वी विशाल हैं। इस बिंदु पर रुयान का गला भर आया। अर्जुन अपना मुंह खोलना चाहता था, लेकिन रुयान ने उसे रोक दिया। मिस रुयान ने आगे कहा, रुयान यहाँ है। मैं युवा मास्टर जियांग को बहुत सफलता और उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। अर्जुन का दिल भी बेहद दुखी था, लेकिन उसने एक शानदार मुस्कान के साथ जोर देकर कहा, मिस रुयान, मैं भी आपके लिए एक अच्छे इनाम की कामना करता हूँ। अब से आप निश्चित रूप से अच्छे भाग्य का आनंद लेंगे। मुझे आशा है कि आप अंत तक जाएंगे। इससे पहले कि अर्जुन अच्छा शब्द बोल पाती, रुयान ने अपने मुंह को ढकने के लिए 2 सफेद प्याज जैसी उंगलियों का इस्तेमाल किया। रुयान ने अर्जुन की आंखों में गहराई से देखा और धीरे से कहा, अलविदा मत कहो। यह कहने के बाद रुयान ने आंसू के साथ मुस्कुराया और अपना घूंघट हटा दिया। उसने अपना सिर हिलाया और हल्के से अर्जुन के मुंह पर उंगली को चूमा। इस चुंबन के बाद मिस रुयान के गाल लाल हो गए। उसने अपनी उंगलियां पीछे खींची और लिटिल यूएर को तेज रोशनी की किरण में खींच लिया जो सीधे आसमान में जा रही थी। आकाश में
लिटिल यूर की चांदी जैसी हंसी सुनी जा सकती थी। भाई अर्जुन, तुम्हें अभी भी मुझ पर 10 मीठे फल देने हैं। अर्जुन बहुत देर तक वहीं रुका रहा। उड़ते हुए राक्षसी जानवरों के विशाल बेड़े को बादलों में चढ़ते देख उसका दिल भावनाओं से भर गया। उसे यह बताने में असमर्थ था कि उसे कैसा महसूस हो रहा था। उसके पीछे नगर प्रभु ने अर्जुन के कंधे पर थपथपाया और कहा, हम पहले ही बहुत दूर आ चुके हैं। अर्जुन ने मुड़कर भीड़ की ओर देखा और मुस्कुराया। सब लोग वापस आ जाओ, मैं अकेली रहूंगी। जियांग कबीले को छोड़ने के बाद अर्जुन उस जागीर में वापस लौट आया जो रुयान ने उसे दी थी। अभी भी वही रात थी और वही खूबसूरत दृश्य था, लेकिन आज अर्जुन एक बार फिर अकेला था। पिछले जन्म में अपनी प्रिय महिला के विश्वासघात के कारण अर्जुन का प्यार जैसी चीजों पर से भरोसा उठ गया था। यह भी कहा जा सकता है कि वह बहुत सतर्क था। अब उसे प्यार पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और उसके दिल में केवल मिस रुयान के प्रति अंतहीन कृतज्ञता थी। वह चांदनी के सामने अकेले शराब पीता रहा। रात धीरे धीरे गहरी होती गई और हवा धीरे धीरे ठंडी होती गई। हालांकि अर्जुन के दिल में गहरी उदासी धीरे धीरे कम हो गई। उसने अपना गिलास उठाया और खुद से कहा, काश मैं मार्शल आर्ट के रास्ते पर आगे बढ़ पाता और मजबूत बन पाता। तो फिर मैं एक दिन मिस रुयान से फिर जरूर मिलूंगा। बोलते समय अर्जुन ने अपना गिलास युगाओं की ओर उठाया और कहा, मिस रुयान, ब्लू रॉक सिटी में इस समय के दौरान मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। यहां आप मेरी हर चीज में मदद करें। भविष्य में मैं, अर्जुन, निश्चित रूप से आपके लिए आग और पानी से गुजरूंगी। जंगल में विंड चेजिंग कोल्ट 2 बार टूट गया। जियांग जागीर में वापस आने के बाद भोर हो चुकी थी और अर्जुन सो गया। वह कई दिनों से कड़ी मेहनत कर रहा था और उसे आराम करने का समय ही नहीं मिल पाता था। खेती के उत्साहपूर्ण दिनों में उसे थकान महसूस नहीं होती थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से आराम में था और उसे तुरंत नींद आ गई। यह नींद भोर से लेकर रात तक चलती रही। जब वह उठा तो आसमान में पूरा चांद लटका हुआ था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतने लंबे समय से सो रही थी, अर्जुन ने हाथ बढ़ाया। ठीक है, मैं पिछले कुछ दिनों से केवल अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। मैं भूल गया हूं कि मेरे दादाजी की मार्शल दाव बाधाएं कैसी हैं। चलो उनसे मिलने चलते हैं। उसने बस सफाई की और दरवाजा खोल दिया। चांद की रोशनी छोटे से आंगन पर पड़ रही थी। कुछ साधारण फूल और पौधे, एक छोटा सा पेड़ काफी कलात्मक लग रहा था। इस समय अर्जुन का मूड बहुत शांत था। उसे याद आया कि मिस रुयान के आने और उसके जाने के बीच वाकई बहुत कुछ हुआ था। अर्जुन ईमानदारी से मुस्कुराया और आंगन के मेहराब की ओर चला गया। ठीक इसी समय खतरे की एक बड़ी भावना ने अर्जुन के दिल को धड़कने पर मजबूर कर दिया। यह एक अदृश्य हत्या का इरादा था जिसने अर्जुन को घेर लिया, जिसके कारण अर्जुन को मृत्यु का अभूतपूर्व संकट महसूस हुआ। अर्जुन ने इसके बारे में सोचा भी नहीं और अवचेतन रूप से छाया कदम का उपयोग किया। शक्तिशाली फ्लैश शैडो स्टेप्स के कारण वह एक प्रतिरूप में बदल गया और पलक झपकते ही पीछे हट गया। लगभग उसी समय जब अर्जुन पीछे हटा, एक अत्यंत तेज तलवार की रोशनी अचानक काली रात के आकाश से आई। हालांकि अर्जुन ने बहुत तेजी से चकमा दिया, फिर भी तलवार की रोशनी ने अर्जुन की छाती को छुआ और अत्यधिक खतरे के साथ उसे छूकर निकल गई। अध्याय 49 कदम दर कदम, वह चौंक गया। तलवार की रोशनी। सार, अर्जुन ने अपना सिर नीचे किया और अपनी छाती से कटे हुए लंबे लबादे को देखा। वह अपने दिल में ठंडक महसूस किए बिना नहीं रह सका। तलवार की रोशनी चूक जाने के बाद वह उड़कर आंगन में एक पत्थर की मेज से टकराई, साथ ही उसके पीछे आंगन की दीवार से भी टकराई। इतनी जल्दी अर्जुन की पुतलियां सिकुड़ गईं। सौभाग्य से उसके फ्लैश स्टेप्स सफल हो गए थे, लेकिन फिर भी वह केवल फ्लैश स्टेप्स के साथ दुश्मन के हमले को चकमा देने में सक्षम था।
बिना कुछ सोचे समझे उसने तुरंत अपना सिर उठाया और रात के आकाश की ओर देखते हुए उस दुश्मन को ढूंढने की कोशिश करने लगा जिसने उस पर घात लगा रखा था। हालांकि अर्जुन की गहरी समझ के कारण वह दुश्मन के युआन क्यूई उतार चढ़ाव को महसूस करने में असमर्थ था, न ही वह दुश्मन के क्षेत्र का निर्धारण करने में सक्षम था, न ही वह दुश्मन के स्थान को लॉक करने में सक्षम था। यह स्थिति केवल एक समस्या की व्याख्या कर सकती थी, और वह यह थी कि दुश्मन की मार्शल आर्ट का क्षेत्र अर्जुन से कहीं आगे निकल गया था। मार्शल आर्ट की दुनिया में यह एक बहुत ही सामान्य और घातक घटना थी। क्षेत्र दमन। क्षेत्र दमन क्या था? उदाहरण के लिए, यदि अर्जुन जियांतियान की पहली परत पर था और 4000 जिन की शक्ति जारी कर सकता था, और उसका दुश्मन जियांतियान की छठी परत पर था और वह भी 4000 जिन की शक्ति जारी कर सकता था, तो हारने वाला अर्जुन होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी चट्टान की तुलना पहाड़ से की जाए, तो चट्टान की सामग्री एक ही होगी, घनत्व एक ही होगा और गुणवत्ता भी एक ही होगी। लेकिन यदि दोनों टकराए तो निश्चित रूप से पहाड़ जीतेगा, पत्थर नहीं। हर बार जब शत्रु उनके अपने क्षेत्र से थोड़ा ऊपर होता, तो क्षेत्र दमन का प्रभाव और भी अधिक स्पष्ट हो जाता। ऐसा क्यों था कि अर्जुन की विस्फोटक शक्ति अत्यंत मजबूत होने के बावजूद भी वह ली किंगचुआन और मोहे के खिलाफ कोई लाभ प्राप्त करने में असमर्थ थी? इसका एक बड़ा कारण राज्य का दमन था। लानत है, अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए। वह जानता था कि दुश्मन का क्षेत्र उसके अपने क्षेत्र से कहीं ज्यादा है। भले ही वह अपनी जान जोखिम में डाले, लेकिन वह दुश्मन का विरोधी नहीं हो सकता। जैसे ही अर्जुन ने तलवार की पहली रोशनी को चकमा दिया, वह बिना किसी हिचकिचाहट के दीवार पर कूद गया। उसकी इस हरकत से उत्पन्न हल्के कंपन के कारण एक और दृश्य सामने आ गया। पत्थर की मेज और आंगन की दीवार जो तलवार की रोशनी से कट गई थी, पहले तो अछूती रह गई थी। अब अर्जुन की छलांग के बाद वे सब टूटकर बिखर गई थी। पत्थर की मेज चुपचाप 2 हिस्सों में टूटकर जमीन पर गिर गई। आंगन की दीवार भी ढह गई। इस दृश्य को देखकर अर्जुन की पुतलियां सिकुड़ गईं। जब आंगन की दीवार ढह गई, तो वह एक बार फिर दूसरी दीवार पर कूद गया और दक्षिण पूर्व की ओर दौड़ने के लिए तैयार हो गया। दक्षिण पूर्व वह स्थान था जहां उनके दादा जियांग झानक्सियोंग रहते थे। जो दुश्मन उस पर छिपकर हमला करने आया था, वह कम से कम मूल क्षेत्र से ऊपर था। पूरे जियांग मनोर में एकमात्र व्यक्ति जो उसे बचा सकता था, वह शायद केवल दादाजी ही थे। हालांकि दुश्मन स्पष्ट रूप से अर्जुन को आसानी से जाने देने के लिए तैयार नहीं था। पलक झपकते ही रात के आसमान से दूसरी तलवार की रोशनी चमक उठी। यह दूसरी तलवार की रोशनी पहले की तुलना में तेज और भयंकर थी। संकट की उस प्रबल भावना ने अर्जुन की मांसपेशियों को भी भयंकर रूप से जकड़ लिया। इस बार अर्जुन पहले से तैयार था। जब दूसरी तलवार की रोशनी पड़ी, तो उसने पहले ही दूसरा फ्लैश स्टेप सही से निष्पादित कर लिया था और उसका शरीर एक ऐसी छवि में बदल गया जो रात के आसमान को चीरती हुई दिखाई दे रही थी। तलवार की रोशनी की दूसरी किरण ने वास्तव में अर्जुन के जूते की एड़ी काट दी। जवाब में उसका बायां जूता गिर गया। दुश्मन बहुत तेज है। अर्जुन का दिल बेतहाशा धड़क रहा था क्योंकि वह रात के आकाश में अपने दादा के घर की ओर भाग रहा था। हालांकि जियांग मनोर बहुत बड़ा था और इमारतें अव्यवस्थित तरीके से बिखरी हुई थी। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे जियांग नान सीधी रेखा में बेतहाशा भाग सके। इस वजह से उसे आगे पीछे कूदना पड़ता था। अंधेरे में दुश्मनों ने अपने दांत पीस लिए और उनकी धुंधली परछाइयां रात के आसमान के नीचे टिमटिमाने लगीं। अर्जुन ने अपनी धारणा को चरम सीमा तक बढ़ा लिया था। वह दुश्मन की थोड़ी सी भी उपस्थिति को महसूस करने में असमर्थ था, मानो आज रात कोई दुश्मन दिखाई ही नहीं दिया हो। कियांग। तलवार की कांपती हुई आवाज के साथ तलवार की रोशनी की तीसरी किरण आई। जैसे ही अर्जुन का शरीर हवा में ऊपर की ओर बढ़ रहा था,
उसने अपने दाहिने पैर से अपने बगल में एक प्राचीन पेड़ को लात मारी। उसने फ्लैश शैडो स्टेप्स को अंजाम दिया और उसका शरीर फिर से एक प्रतिरूप में बदल गया। तलवार की तेज रोशनी ने उस प्राचीन पेड़ पर वार किया और उसे छेद दिया। इस बार यह लगभग अर्जुन के दाहिने कंधे को छूते हुए निकल गई। इस बार तलवार की रोशनी पिछली बार से भी ज्यादा तेज थी। इसने न सिर्फ अर्जुन की आस्तीन काट दी, बल्कि उसकी त्वचा और मांस का एक छोटा सा टुकड़ा भी काट दिया। खून तुरंत बाहर निकल आया। यह बेहद खतरनाक था। दुश्मन की हर चाल से अर्जुन के लिए प्रतिरोध करना मुश्किल हो गया। भले ही उसने चकमा देने के लिए शक्तिशाली फ्लैश स्टेप्स का इस्तेमाल किया हो, लेकिन इसे कदम झटका भी कहा जा सकता है। लानत है, अर्जुन ने अपने कंधों को ढक लिया और दुश्मन के हमले के बीच के अंतर का फायदा उठाते हुए अपने दादा के निवास की ओर भाग गया। उसने मन ही मन सोचा, अपनी पहचान छुपाने के लिए इस दुश्मन ने एक भी मार्शल कौशल का उपयोग नहीं किया और हमला करने के लिए शुद्ध युआन क्यूई का इस्तेमाल किया। इससे अर्जुन के लिए दुश्मन की उत्पत्ति का पता लगाना असंभव हो गया। कितनी तेज गति की तकनीक है। अचानक अर्जुन के ऊपर से एक कर्कश और गहरी आवाज आई। अर्जुन का दिल कांप उठा। वह इतना करीब था। ऐसा लग रहा था कि यह लत अर्जुन के सिर के ऊपर से आ रही थी और यह एक धीमी फुसफुसाहट की तरह लग रही थी। इस तरह की आवाज अचानक उसके कानों में पड़ने से अर्जुन के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया। लेकिन तो क्या? आपकी छोटी सी जियांटियन छठी परत के साथ यह आपको मारने जितना आसान है। जैसे ही दुश्मन की आवाज शांत हुई, अगला हमला तुरंत आ गया। इस बार दुश्मन ने अप्रत्याशित रूप से एक पंक्ति में 3 तलवार रोशनी काट दी। ये तीनों तलवारें बहुत बड़ी नहीं थीं। उनमें से प्रत्येक केवल 1 मीटर लंबी थी, लेकिन उनमें निहित शक्ति अकल्पनीय थी। ये 3 तलवारें बहुत ही खतरनाक थीं, जिन्होंने अर्जुन के सामने बाएं, दाएं और 3 अन्य दिशाओं को बंद कर दिया था। चाहे अर्जुन किसी भी दिशा में भागे, वह दुश्मन की तलवार से 2 टुकड़ों में बंट जाएगा। हालांकि अगर वह समय पर रुक जाता तो वह तलवार की रोशनी से बच सकता था, लेकिन दुश्मन उसे पकड़ने का मौका जरूर ले लेता। अपनी लाचारी में अर्जुन ने एकमात्र रास्ता चुना, जो ऊंची छलांग लगाना था। उन्होंने 40 से 50 मीटर ऊंची छलांग लगाने के लिए फ्लैश स्टेप उधार लिया था। हालांकि उन्होंने दुश्मन के हमले को चकमा दे दिया था, लेकिन इसने अर्जुन को उसी समय एक और निराशाजनक स्थिति में डाल दिया था। हवा में शक्ति उधार लेने का कोई मतलब नहीं था। अर्जुन का शरीर हवा में उड़ गया और वह अब फ्लैश शैडो स्टेप्स का उपयोग करने में सक्षम नहीं था। रात के घने अंधेरे आसमान में दुश्मन की कर्कश और भयावह हंसी धीरे धीरे फैलती चली गई। उसके तुरंत बाद एक घातक तलवार प्रकट हुई। तलवार की रोशनी ने अर्जुन पर सटीक निशाना साधा। चमकीली युआन क्यूई आसमान को चीरती हुई पीछे रोशनी की एक मोटी छाया छोड़ती हुई चली गई। अर्जुन इसे टाल नहीं सका और अपने दिल में एक दुख भरी चीख निकाले बिना नहीं रह सका। क्या यह हो सकता है कि वह आज रात मरने वाला था? मेरे पोते को चोट पहुंचाने की हिम्मत कौन कर सकता है? जीवन और मृत्यु के इस क्षण में एक गहरी गर्जना ने रात के सन्नाटे को तोड़ दिया। जियांग झानक्सियोंग प्रचुर मात्रा में युआन क्यूई में लिपटा हुआ था और आकाश में उड़ गया। उसने अपने दाहिने हाथ से अपनी मुट्ठी बंद की और जोर से मुक्का मारा। युआन क्यूई एक विशाल मुट्ठी की रोशनी में संघनित हो गया। युआन क्यूई मुट्ठी तलवार की रोशनी में टकराई और तुरंत तलवार की रोशनी बिखर गई। दादाजी, अर्जुन बहुत खुश हुआ और उसने दिल में राहत की सांस ली। अध्याय 50 पृथ्वी दानव सांप राजा तलवार। जियांग झानक्सियोंग के आगमन ने अर्जुन की हत्या करने की हत्यारे की योजना को तोड़ दिया। रात के आकाश में छिपे हुए शत्रु ने ठंडे स्वर में डांटा, बूढ़े मरे हुए। जियांग झानक्सियोंग ने अर्जुन की बाह पकड़ ली और अपनी पूरी ताकत से अर्जुन को दूर फेंक दिया और कहा,
छोटे नान, छिप जाओ। इसके बाद जियांग झानक्सियोंग गुस्से से भड़क उठा और रात के आकाश में एक निश्चित स्थान पर चिल्लाया, किसने जियांग मनोर पर हमला करने और उसे अकेले मारने की हिम्मत की? एक तलवार की रोशनी ने जियांग झानक्सियोंग को जवाब दिया। यह तलवार की रोशनी 5 मीटर लंबी थी। तलवार की रोशनी की शक्ति पिछली तलवार की रोशनी से कई गुना ज्यादा थी। हालांकि क्योंकि यह एक हल्की तलवार नहीं बल्कि एक भारी तलवार का हमला था, इसलिए यह पिछली तलवार की रोशनी जितनी तेज नहीं थी। जियांग झान की महत्वाकांक्षा क्रोध से भरी हुई थी। अर्जुन उसका सबसे अच्छा पोता था और जियांग कबीले का एकमात्र भविष्य था। आज रात किसी ने उसके घर में घुसकर हत्या करने की हिम्मत की। जियांग झानक्सियोंग ने धीमी आवाज में दहाड़ लगाई और फिर से मुक्का मारा। इस बार जब मुट्ठियां और तलवारें टकराईं, तो तलवार की रोशनी एक बार फिर जमीन पर आ गिरी और जियांग झानक्सियोंग के मुक्के से चकनाचूर हो गई। जहां तक जियांग झानक्सियोंग की मुट्ठी का सवाल है, वह रात के आसमान को चीरती हुई धीरे धीरे उड़ गई। जाहिर है उसने दुश्मन को नहीं मारा। जैसे ही मुट्ठी की किरणें आकाश को भेदती हुई आगे बढ़ी, मुट्ठी की किरणों के प्रकाश ने अंततः अर्जुन को, जो बहुत दूर नहीं था, दुश्मन के निशान देखने की अनुमति दी। यह रात के कपड़े पहने एक रहस्यमय व्यक्ति था। उसका पूरा शरीर एक काले लबादे में लिपटा हुआ था और केवल एक जोड़ी उदास और ठंडी आंखें बाहर दिख रही थीं। अर्जुन ने चुपके से सिर हिलाया, यह जानते हुए कि वह सुरक्षित है। दादा जियांग झानक्सियोंग मूल क्षेत्र के 9वें स्तर पर थे, इसलिए इस रात्रि हमले का दुश्मन मूल क्षेत्र के 9वें स्तर से नीचे होना चाहिए। बूढ़े कमीने, तुम मौत को दावत दे रहे हो। रात के आसमान में काले कपड़े पहने दुश्मन ने कर्कश स्वर में गाली दी, लेकिन जब उसने अपने शरीर को ऐंठते देखा तो उसकी तलवार उसकी ओर मुड़ गई। युद्ध कौशल। अर्जुन दंग रह गया। दुश्मन ने वास्तव में एक युद्ध कौशल का इस्तेमाल किया था। दुश्मन की तलवार का वार कोई छोटी बात नहीं थी। यह अब शुद्ध तलवार की रोशनी नहीं थी। इसके बजाय तलवार की रोशनी एक विकृत आकार ले रही थी। जैसे ही यह रात के आसमान में फैली, एक जहरीले सांप की हल्की फुफकार सुनाई दी जो संदेश उगल रहा था। इस बार दुश्मन के हमले ने उसकी ताकत को नहीं छिपाया। अर्जुन ने तलवार की रोशनी के युआन क्यूई उतार चढ़ाव से अनुमान लगाया कि दुश्मन मूल वापसी क्षेत्र के 4थे और 6ठे स्तर के बीच होना चाहिए। जियांग झानक्सियोंग का मुक्का तलवार की रोशनी से टकराया और एक अजीब सी आवाज आई। तलवार की रोशनी ने मुट्ठी की रोशनी को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। जियांग झानक्सियोंग का दिल धड़क उठा और फिर उसने मुक्के मारना जारी रखा, दुश्मन की तलवार की शक्ति को बेअसर करने के लिए 2 मुक्कों का इस्तेमाल किया। अर्जुन ने गहरी भौहें सिकोड़ी। स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। दुश्मन दादाजी के दायरे से पीछे रहकर दादाजी की मुट्ठी की रोशनी को कम करने में सक्षम था। इसका मतलब था कि दुश्मन का मार्शल कौशल स्तर दादाजी से कहीं अधिक होना चाहिए। उसी समय अर्जुन खुद को मूर्ख होने के लिए कोसने से नहीं रोक सका। लंबे समय से वह अपने दादा की मार्शल दाव अड़चन पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, यह सोचकर कि यह अड़चन ही थी जिसने उसे आगे बढ़ने से रोका था। लेकिन अब उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने अपने दादा को उच्च श्रेणी की खेती की तकनीक क्यों नहीं सिखाई थी। हालांकि दादाजी पहले ही अड़चन को तोड़ चुके थे, फिर भी मूल वापसी के 9वें स्तर से स्वर्गीय मूल के पहले स्तर तक आगे बढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। क्या चोर है? जियांग झानक्सियोंग ने गुस्से से शाप दिया और अपनी भंडारण अंगूठी से एक चमकदार भाला निकाला। जियांग फैमिली गन। दुश्मन ठंडी हंसी हंसा। उसकी हंसी तिरस्कार से भरी थी, लेकिन उसने देखा कि उसके हाथ में तलवार 4 बार कट चुकी थी। इन 4 वारों में सभी ने मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया था, लेकिन 4 तलवार की रोशनी बेहद अजीब थी। तलवार की रोशनी जियांग झानक्सियोंग की ओर सीधी रेखा में वार नहीं करती थी, बल्कि जहरीले सांपों की तरह 4 मुड़ी हुई आकृतियों में बदल जाती थी।
चार मुड़ी हुई तलवार की रोशनी ने पूरी तरह से अलग अलग परिमाणों के साथ चार चाप बनाए, जो चार अलग अलग दिशाओं से जियांग झानक्सियोंग पर हमला कर रहे थे। यह जियांग झानक्सियोंग भी दंग रह गया। उसने अपने जीवन में ऐसा अथाह मार्शल कौशल कभी नहीं देखा था। जियांग झानक्सियोंग ने दांत पीसते हुए चिल्लाया, 1000 सैनिकों को मार गिराओ। उसका शरीर मुड़ गया और भाले ने भाले की रोशनी का एक विशाल छल्ला बना दिया। इस भाले की मारक क्षमता बहुत अधिक थी, जो दुश्मन की तलवार की रोशनी के सभी आक्रमण कोणों को अवरुद्ध कर देती थी। हालांकि वे चार अजीब तलवार की रोशनी जहरीले सांपों की तरह थीं, जो जियांग झानक्सियोंग की भाले की रोशनी को बुरी तरह से जकड़ रही थी। भयावह बात यह थी कि जियांग झानक्सियोंग की ताकत, जो दुश्मन की ताकत से कम 4 गुना अधिक थी, भाले की किरण वास्तव में चार तलवार की किरणों की शक्ति का विरोध करने में असमर्थ थी। तुरंत ही वलय के आकार की भाले की रोशनी को चार सांप के आकार की तलवार की रोशनी ने नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली गति से कुचल दिया। जियांग झानक्सियोंग ने चिल्लाते हुए अपनी युआन क्यूई निकाली। उसने बहुत सारी युआन क्यूई खर्च की और लगातार 3 शॉट मारे। कुल 4 भाले की किरणें 4 सर्प के आकार की तलवार की किरणों पर उतरीं और अंततः दुश्मन की तलवार की किरणों को रद्द कर दिया। हालांकि इस समय जियांग झानक्सियोंग पहले से ही हाँफ रहा था, लेकिन जो दुश्मन हल्के से पेड़ की चोटी पर उतरा था, वह पूरी तरह से अप्रभावित था। इसके तुरंत बाद दुश्मन ने दुष्टतापूर्वक हंसते हुए कहा, बूढ़े आदमी, मैं तुम्हारी जान चाहता हूं। अच्छा नहीं। अर्जुन का दिल अचानक धड़क उठा। वह दुश्मन के शरीर पर असामान्य युआन क्यूई उतार चढ़ाव महसूस कर सकता था। इस प्रकार एक आश्चर्यजनक दृश्य उपस्थित हुआ। दुश्मन ने अचानक अपनी तलवार ऊंची उठाई और उसके शरीर में युआन क्यूई असामान्य तरीके से तेजी से बहने लगी। यहां तक कि युआन क्यूई दुश्मन के शरीर के चारों ओर लिपट गई और युआन क्यूई के उल्टे भंवर की तरह आकाश में वापस बहने लगी। इसके तुरंत बाद दुश्मन के पीछे एक धुंधला सा विशालकाय प्रेतवत पैटर्न दिखाई दिया। यह एक विशालकाय वाइपर का चेहरा था। इस वाइपर का चेहरा 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा था। यह इतना अजीब था कि इसने दुश्मन की पीठ को ढक लिया था। विशाल वाइपर का चेहरा दुश्मन के चेहरे से बिल्कुल विपरीत था, जिसकी लंबाई 2 मीटर से भी कम थी, जिससे रात के आकाश में ठंडा वाइपर बेहद हैरान दिख रहा था। अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए और ठंडी हवा में सांस ली। कम से कम यह पृथ्वी स्तर का शुरुआती मार्शल कौशल है। जियांग झानक्सियोंग के चेहरे पर भी भाव बदल गए। उसकी आंखें खुली हुई थीं और वह अविश्वास से दृश्य को देख रहा था। इस समय दुश्मन ने भयावह रूप से हंसते हुए गहरी आवाज में कहा, पृथ्वी दानव सांप राजा तलवार। जैसे ही उसने युद्ध कौशल का नाम लिया, उसके पीछे मौजूद प्रेतसांप ने अचानक अपना विशाल मुंह खोल दिया। जहां तक वाइपर के ठीक सामने खड़े दुश्मन का सवाल है, उसकी तलवार अचानक बाहर निकली और एडर के दूत की तरह बाहर निकल पड़ी। तलवार की रोशनी वास्तव में गहरे लाल रंग की थी और यह 20 मीटर तक लंबी हो सकती थी। इस हमले से आसपास की हवा भी अचानक सूख गई। वैक्यूम की वजह से तेज हवा चलने लगी। आंगन में लगे पेड़ उखड़ गए। पत्थर की मेजें, पत्थर की कुर्सियां और आंगन की ढही हुई दीवार सब आसमान में समा गई। चाहे वह आंगन की दीवारें हों या पेड़, जब ये चीजें भयंकर हवाओं का सामना करती हैं, तो वे अनगिनत टुकड़ों में बिखर जाती हैं। यह केवल आत्मा की हवा की शक्ति थी। कोई कल्पना कर सकता है कि तलवार की रोशनी कितनी शक्तिशाली थी। लाल रंग की तलवार की रोशनी के कारण बंदरगाह की हिंसक हवा जियांग झानक्सियोंग की ओर बहने लगी। जियांग झानक्सियोंग को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रहा हो। उसने अपने दाहिने हाथ में बंदूक पकड़ी हुई थी और बाएं हाथ में डेंटियन। उसके चेहरे पर असामान्य लालिमा दिख रही थी। अरे, दादाजी अपना डेंटियन जला रहे हैं, अर्जुन चौंक गया। डेंटियन को जलाना एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए बेहद नुकसानदेह काम था।
जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एक मार्शल आर्टिस्ट अपनी ताकत बढ़ाने के लिए डेंटियन को बलिदान कर देता था। इसके बाद इस तरह का व्यवहार मार्शल कलाकारों को गंभीर चोटों का कारण बनता था, जिसमें गंभीर चोटों से लेकर साधना में पीछे हटना भी शामिल था।